आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन है। और नमस्कार सर। नमस्कार जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आज के यस, इस थैंक यू। लाइव जूम नाइट सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, त्योहार वाला अभिनंदन। और दीपावली फेस्टिवल में बहुत सारी खुशियां आपको मिले होंगी, मैं ऐसा जो अपेक्षा और आशा रखता हूं। और आप सभी ने घर परिवार को बहुत ही आनंद लिया होगा और एक नई ऊर्जा बटोरा होगा, है ना वीरेंद्र जी? क्या कहना है आपका? तो हमारे वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि बहुत ही आनंद मिलता है। वीरेंद्र जी माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए अपना, जरा देखें, जरा मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। बढ़िया तरीके से पहुंच रही है मेरी आवाज आप तक? यस सर। वाह, ये हुई ना बात। तो दीपावली फेस्टिवल से क्या सीख मिली आपको वीरेंद्र जी? एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा और एक नया उत्साह मिला हमें दीपावली में, क्योंकि हम घर परिवार के साथ मिलते हैं, चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं कि खुशियां ही खुशियां हैं। तो आपको लगता है कि यही एक दुनिया है जहां पर सब लोग खुश हैं, है ना जगवीर सिंह जी, दिलीप कुमार जी? मैंने एक स्टोरी आपको बताया था ना। एक घर है जहां पर पूरी तरह शीशे शीशे लगे हैं, वहां पर दिलीप कुमार जी को भेज देते हैं, तो दिलीप कुमार जी मुस्कुराता हुआ चेहरा लगाते हैं, तो वहां सभी लोग मुस्कुराते हैं। तो दिलीप को लगता है कि अब वाह, दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह यही है सर, सभी लोग यहाँ मुस्कुराते हैं। तो दीपावली भी उसी तरह से है। देखो, आपका पड़ोसी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपके आसपास जितने सारे लोग हैं सभी मुस्कुरा रहे हैं, आपके ब्रांच मैनेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना, आपके दफ्तरी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, आपके आरएम साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले अरे क्या हो गया यार, क्या हो गया है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें एक नई दिशा देता है, हमारे जीवन में नई ऊर्जा मिलती है, और फिर हम नए कर्म स्थल की ओर फिर चले जाते हैं। कई लोग पटाखे आधे फोड़े और बैंक पहुंच गए, बराबर है ना? ये बीरेंद्र को देख लो, थोड़ा उदास है क्योंकि आधे पटाखे रह गए हैं। तो ये आने वाले समय में जब भी प्रमोशन हो जाएगा तब उसको फोड़ेंगे, ठीक है? वादा रहा। तो यस। जो एक संकल्प को याद रखिए, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज्यादा। तो बताना मत। खुद से वादा, गुलाब सर। वादा आपका जो है खुद से ही होना चाहिए, और इरादा आपका मजबूत होना चाहिए, और मेहनत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने मंजिल पे है निशाना साधा। बराबर है ना जगवीर जी? देखिए एकदम सीधे, एकदम निशाना चूक नहीं रहेंगे, एकदम सही तरीके से देख रहे हैं, एकदम फोकस। कब एनआई एक्ट का पहला पन्ना आए और हम सीखें। तो साथियों, आज मैं बता दूं, मुझे भी जरा लैंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, थोड़ा 5 एक मिनट लग जाता है तो फ्लो में आने के लिए, है ना। जैसे एयरपोर्ट में देखे होंगे ना, फ्लाई करने से पहले वो रनवे पे दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है ना। फिर उसके बाद जाके एक स्पीड आने के बाद सीधे टेक ऑफ करता है ना जगवीर जी? बराबर कह रहे हैं ना? कुछ थम्सअप वम्सअप कर दो तो पता चले आप देख रहे हो हमें या हम देख रहे हैं आपको, ऐसा कुछ पता चले। एक थम्सअप कर दो जगवीर जी। वाह, ओके ओके, टाइप कर रहे हैं, अच्छा वो टाइप कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिल से साबित करो कि आप जिंदा हो, है ना कृष्णा जी? दिल से साबित करो कि आप जिंदा हो, केवल सांस लेना जिंदा होने की निशानी नहीं है। तो हमें दिल से साबित, अहो। अहो, है ना? तो कैसे साबित करेंगे दिल से? दिल से साबित करेंगे कुछ सफलताएं हासिल करके, कुछ ज्ञान हासिल करके, और जो हमारे अंदर ज्ञान हासिल है उसको सही दिशा में कार्य निष्पादन के तौर पर उसमें कोई परिणाम लाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जिंदा होने का एहसास होता है कि मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ। जैसे अभी हमारे नए साथी आ गए, शंकर जी, है ना, आईफोन वाले बाबा आ गए, एकदम बिल्कुल सेटअप लगा लिया है दुकान वाला, है ना। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, देखिए आवाज भी इनकी क्लियर है, एकदम आईफोन जैसा है। तो चलिए, हाँ। तो आप सभी का, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं, तो मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज लिए चलूंगा आपको एनआई एक्ट पार्ट 3 में। आगे बढ़। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने बहुत ही सरल भाषा में एनआई एक्ट के 5 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये सारे जो सेक्शन है उनको सरल भाषा में समझने की कोशिश किए हैं। बड़ी इत्मीनान से उन सेक्शन को आप दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेक के बारे में
जानेंगे। जो ज्यादातर जो है सवाल आते हैं 4 या 5 सवाल, वो इसी सेशन से आएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे साथ बनिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एनआई एक्ट जो है, इसमें चेक से जुड़े हुए कुछ बहुमूल्य पहलुओं पर, जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आता है। और ये जो सवाल आते हैं स्केल 2 तक यही सवाल आते हैं। 0 to 1 में तो एकदम पक्का है, बिल्कुल आएगा। 1 से 2 में भी सवाल आते हैं और 2 से 3 में भी सवाल ये आते हैं, और जेआईबी सीआईबी में तो जरूर आते हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ सफर पे। तो सबसे पहले जानते हैं एक चेक में, इस सेशन से पहले एक चीज जानते हैं, है ना शंकर जी, एक चेक जो होता है, चेक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। एक होता है ड्रॉयर, एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है पेई। मतलब चेक लिखने वाला, किसी को आदेश देने वाला कि भुगतान कर दो, और तीसरा पाने वाला। बराबर है शंकर जी? थम्स अप कर दीजिए। जो चेक है एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके 3 पार्टी होते हैं। एक होता है चेक का ड्रॉयर, एक होता है उसको एक्सेप्टर, और एक होता है उसका पेई। मतलब जो लिखने वाला है वो किसी को आदेश करता है कि यह बैंक के मैनेजर, होनहार मैनेजर शंकर जी, आईफोन वाले बाबा, आपको मैं आदेश दे रहा हूं कि ये जो है हमारे जगवीर जी को 50,000 का भुगतान कर दो। इसको बोलते हैं चेक। तो इसमें चेक लिखने वाला हो गया ड्रॉयर, भुगतान करने वाला हो गया बैंक, और पेई हो गया आपका जो जगवीर जी जिन्होंने पेमेंट लिया। तो ये 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं, पेई के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पेई के बारे में। तो पेई कौन होता है? जिस पर चेक का नाम लिखा होता है, या जो पेई होता है, अगर चेई माइनर है तो उसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 26 ऑफ एनआई एक्ट। ठीक है शंकर जी? अगर पेई जो है माइनर है तो उसके लिए व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 26 ऑफ एनआई एक्ट में। तो माइनर के बारे में जरूर पूछा जाता है सवाल। तो आप जानिए, एक माइनर जो है वो चेक ड्रॉ भी कर सकता है, उसको इंडोर्स भी कर सकता है, उसको डिलीवर भी कर सकता है, उसको नेगोशिएट भी कर सकता है। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जो एनआई एक्ट में हमने जिनकी चर्चा की है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, उसको एक माइनर जो है ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ड्रॉ की बात करें तो ड्रॉ का मतलब क्या है शंकर जी? ड्रॉ का मतलब क्या होगा? ये माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉ का मतलब होता है चेक लिखने वाला। इंडोर्स का मतलब होता है चेक को किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान के लिए इंडोर्स कर दिया, उसमें साइन कर दिया। और तीसरा है डिलीवर, किसी को पेमेंट डिलीवरी के लिए कर सकता है कि ये पेमेंट ले लेगा। और चौथा है निगोशिएट। निगोशिएट का मतलब होता है राशि किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने को बोलते हैं निगोशिएट, या कोई पैसा किसी दूसरे को भुगतान कर देना उसको बोलते हैं निगोशिएट। तो ये सब चीज माइनर कर सकता है, लेकिन वो कोई भी अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो वो दोषी नहीं होगा, बाकी सबको दोषी बना देगा। समझ में आया तो बोलो आहो शंकर जी। ओहो। क्या है उसके कोई भी ओहो। कार्रवाई से माइनर ने क्या कर सकता है? माइनर सब काम कर सकता है। माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। एक माइनर जो है ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, सभी पार्टी को दोषी बना सकता है, सिवाय उसके वो नहीं बनेगा क्योंकि वो माइनर है। सो ए माइनर कैन बी पेई ऑफ द चेक। तो माइनर पेई भी हो सकता है। तो ये कहने का तात्पर्य माइनर के केस में, इसको जरा याद कर लीजिए, एक माइनर सब काम कर सकता है, बट वो सभी को दोषी बना देगा, पार्टी को बाइंड कर देगा, बांध देगा उत्तरदायित्व में, सिवाय उसके। तो ज्यादातर सवाल ये पूछा जाता है कि एक माइनर जो है क्या क्या काम नहीं कर सकता। तो माइनर ये सारे काम कर सकता है। ये माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर एंड नेगोशिएट एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट so as to bind all party except himself, so a minor can be pay up a check। तो यहाँ पर सभी को वो लाइबल कर देता है, सिवाय उसके। अगला है, अब अगर पेई एक सॉल्वेंट है, पेई अगर एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर अब हमारे ये आगे हैं, साथी आगे हैं, राजू नैन जी आ गए। राजू नैन जी ये समझ रहे हैं पेई? पेई का मतलब क्या है राजू जी? एक चेक आपके काउंटर में प्रेजेंट हुआ, उसमें पेई कौन होता है राजू जी?
भुगतान पाने, हाँ, अब माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। पे ही होता है सर भुगतान पाने वाला। नहीं, पेई का मतलब होता है चेक में जो नाम लिखा रहता है ना, पे जी जी, हाँ, पे जिसके टू। नाम से चेक काटा गया है। हाँ, पे टू। तो वो पे टू जो होता है पेई होता है, ठीक है। आगे मैं जब अगला सेशन होगा ना तो उसमें मैं बताऊंगा आपको होल्डर कौन होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा कौन होगा, ये उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पेई की। तो पेई होता है पे टू, जिसमें जिसको पेई का नाम लिखा है वो पेई। तो पेई माइनर हो सकता है ना, माइनर हो सकता है। अब ये माइनर जो है वो किसी को इंडोर्स भी कर सकता है, दूसरे को किसी को डिलीवर भी कर सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो वो दूसरों को दोषी बना देगा, खुद को जो है फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर पे की बात हो रही है। अगर माइनर माइनर, ड्रॉवर भी तो हो सकता है ना सर? हाँ, ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर भी हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ड्रॉवर, ड्रॉवर भी तो हो सकता है सर माइनर ना। ड्रॉयर भी हो सकता है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर वो ड्रॉयर जो होता है वो कौन गार्जियन करता के है? भी अपने। गार्जियन करता है ना। छोटू और होगा। ड्रायर जी जी। में रिस्ट्रिक्शंस है, ड्रायर में रिस्ट्रिक्शन है, उसकी जो पेमेंट विड्रॉल होंगे वो बेनिफिट ऑफ द माइनर होगा। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं पे की, ठीक है, पे की बात कर रहे हैं। तो जो मैं इंपॉर्टेंट सीरीज अब ले जाऊंगा, आपको आगे फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अगला बात आता है पे अगर इंसॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट अगर हो और पे आया, इसका क्या मतलब हुआ राजू नयन जी? इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं? दिवालिया सर। दिवालिया। दिवालिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद के ऑब्लिगेशन को पटाने में असक्षम है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। लेकिन ये बैंक मैनेजर को कैसे पता होगा? पता होगा तब तो वो इंसॉल्वेंट होगा ना। तो इंसॉल्वेंट अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आईबीसी में प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट से दिवालिया हो गया है ना, और बैंक के पास इंफॉर्मेशन है, तो उस केस की बात हो रही है। और बैंक के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर पेमेंट कर ही देगा, है ना। राजू ने बोलेगा मेरे को क्या मालूम ये इंसॉल्वेंट है, तो पता ही नहीं है अपने को, है ना। तो यहाँ पर बात करिए, अगर आपको पता है कि वो इंसॉल्वेंट है, उस केस में क्या करेंगे? वेयर द पेई ऑफ ए चेक इज एन इंसॉल्वेंट देन चेक शुड नॉट बी पेड। बराबर। अगर कोई चेक प्रेजेंट होता है और पेई जिसका पे टू नाम लिखा हुआ है, पे टू, है ना, तो वो नाम लिखा हुआ है और वो इंसॉल्वेंट है, तो चेक पेमेंट नहीं होगा। द चेक शुड नॉट बी पेड एज द ट्रू ओनर ऑफ द चेक फेवरिंग एन इंसॉल्वेंट इज द ऑफिशियल रिसीवर। अब उसका ट्रू ओनर कौन होगा? चेक, राजू नयन जी, चेक में नाम लिखा है रमेश कुमार का और रमेश कुमार इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर किया उसको? राजू नयन जी, कोई लिक्विडेटर होगा, कोर्ट, कोर्ट किया सर। कोर्ट होगा। तो कोर्ट क्या करता है? एक रिसीवर नियुक्त करता है कि जितने भी पेमेंट उस रमेश जी के नाम पे जारी किए जाएंगे वो सारे पेमेंट वो रिसीवर रिसीव करेगा जिसको कोर्ट ने नियुक्त किया है। या अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट में है तो जो ट्रिब्यूनल रिसीवर बनाया है वो रिसीव करेगा जितने भी चेक उस इंसॉल्वेंट के लिए आएंगे। बराबर है? तो एक थम्स अप कर दीजिए। तो जो भी आपके काउंटर पे पेई के नाम से चेक आएंगे, अगर वो पेई इंसॉल्वेंट है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन उस चेक का भुगतान कौन प्राप्त करेगा? ये शंकर जी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये रिसीवर नियुक्त किए गए हैं कोर्ट से। हैं, बधाई, यहाँ ताली बजा दीजिए इनके लिए। कोर्ट ने इनको रिसीवर बना दिया तो ये रिसीव करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ जो उस चेक को पे किए। अब मान लीजिए बैंक को नॉलेज नहीं है उस पेई के इंसॉल्वेंसी के बारे में, और अगर बैंक ने उस चेक चेक का भुगतान कर दिया तो बैंक लायबल नहीं होगा। बराबर है? However, if bank has no knowledge about the insolvency of payee and has paid the check in due course, it cannot be held responsible. ये बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बराबर है राजू जी? बिल्कुल सर। बराबर है। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब भी ऐसे प्रोसीडिंग्स होते हैं ना, जो इंसॉल्वेंसी के लिए या लिक्विडेशन के लिए, तो वहाँ पर फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कोर्ट क्या उनको इकट्ठा करता है और फिर उनको इंफॉर्मेशन देता है कि इस व्यक्ति के लिए, जिसको बोलते हैं ना एक अटैचमेंट ऑर्डर जैसा आ जाता है ना, कि ये इंसॉल्वेंट है, इसमें सतर्क रहें। तो जैसे भी इंसॉल्वेंट होगा
तो आप क्या करते हो, स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। फिर जब वो लिक्विडेटर या रिसीवर पेमेंट मांगता है तो पेमेंट देते हैं। लेकिन अगर बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ दो तरह के पेई समझे। पहला माइनर, माइनर के केस में माइनर सब चीज कर सकता है लेकिन खुद जो है लाइबल नहीं होगा, दूसरों को लाइबल बना देगा। और पेई इंसॉल्वेंट है तो चेक पेमेंट नहीं करना है, चेक का पेमेंट उसका ट्रू ओनर होगा रिसीवर। अब बात करते हैं अगला, अगर पेई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो क्या करेंगे। ये बहुत सारे साथी मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर एक कंपनी का चेक आ गया और इसको कैसे करेंगे पेमेंट। तो इसके केस में ये दो चीज तो आप मूल मंत्र एकदम बांध लीजिए कि अगर पेई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ऐसे केसेस में अगर चेक बियरर हो या ऑर्डर हो तो उसको कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता, कैश पेमेंट नहीं होगा। और ये जो कैश चेक है वो थर्ड पार्टी कलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये कंपनी के केस में, अगर कोई भी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, जनपद पंचायत है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और अगर उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे राजू नयन जी से पूछते हैं, राजू नयन जी आपके बैंक का नाम क्या है। JRG बैंक सर। JRGB है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है ना। तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से अगर पेई हो गया तो ऐसे चेक का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, वो कलेक्शन में ही जाएगा, उनके कलेक्शन अकाउंट में। तो इन केस ऑफ पेई, if pay is a company, corporation or government department, then the check issued bearer or order cannot be paid in cash। कैश में पेमेंट नहीं होगा भैया। काउंटर में आके कई लोग कर लेते हैं ना, ग्राम पंचायत के नाम से या कॉरपोरेशन के नाम से रहता है, कैश में पेमेंट ले लेते हैं, नहीं करना है। सच चेक शुड also नॉट बी कलेक्टेड इन थर्ड पार्टी अकाउंट्स। मान लीजिए अभी उदाहरण दिया हमने कि JRGB के नाम से चेक है और राजू नयन बोलता है मैं तो वहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे नाम में कलेक्ट कर दो ना सर, मैं दे दूंगा JRGB को, है ना, मैं ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ वहाँ का। तो ऐसा हो पाएगा? ऐसा तो आप बैंक में नहीं करते हो। बट कई पार्टियां ऐसे कॉरपोरेशन के चेक में भी कैश में पेमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, जब शिकायत आती है तो ये बात पता चलती है। तो यहाँ पर एक क्लियर बात हो। अभी हम तीन तरह के पेई के बारे में बात किए। माइनर, माइनर ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, दूसरों को लाइबल बना सकता है, खुद लाइबल नहीं होगा। दूसरा पेई बात की थी इंसॉल्वेंसी। अगर कोई पेई इंसॉल्वेंट है तो हम चेक का भुगतान नहीं करेंगे, चेक को रोक देंगे, और जो भी चेक है उसका ट्रू ओनर उसका पेमेंट लेने का अधिकारी रहेगा। उसका ट्रू ओनर कौन होगा? उसका कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर या कोई IBC पेन ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त किया गया रिसीवर। अब अगला पेई अगर कंपनी है, कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो कोई भी चेक जो है कैश में पेमेंट नहीं होगा और थर्ड पार्टी कलेक्शन नहीं होगा। अगला अगला मुख्य बात, ऑल्टरनेट पेईज की बात आती है। ये बात आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी पता नहीं, लेकिन जो अलग अलग केसेस में आते हैं ना, इसमें ये आता है कि आप किसी साथी ने देखा होगा तो जरा माइक्रोफोन ऑन करके बात करेंगे। ऐसे चेक, एक एग्जांपल ऐसा आता है कि एक चेक जिसमें पेई लिखा रहता है, ABC इनमें से कोई भी मिले तो उसको दे देना। आपने देखा होगा, ऐसा देखा होगा। कैसे केसेस में जब कोर्ट से जारी होता है ना, कोर्ट से जो क्लेम वगैरह जारी होते हैं ना राजू नयन जी, तो वहां पर लिखा रहता है, उन लोग कंसेंट वगैरह दिए रहते हैं, या कोई कंपनी से जो कोई चेक जारी होता है और वो कंसेंट रहा रहता है कि हमें से इनमें से तीन में से किसी को भी पेमेंट कर दोगे तो चलेगा। तो फॉर एग्जांपल ये चेक फेवरिंग ABC है और इनमें से किसी को भी पेमेंट कर दें तो पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पेईज, ऑल्टरनेट पेईज बोलते हैं ऐसे केसेस में। ऐसे केसेस आपने देखा होगा जहाँ पर ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके कंसेंट के आधार पर जो ड्रॉयर है बैंक को चेक जारी करते समय ये ऑल्टरनेट पेईज का नाम लिख के देता है कि अगर ये तीन में से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो आप उसको भुगतान कर देना। सो ए चेक कैन बी ड्रॉन फेवरिंग अल्टरनेट पेईज एंड दैट कैन बी पेड टू एनी वन ऑफ देम और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर ABC दिया है, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, बराबर है। ABC सर अगर वो फॉर्म के नाम से चेक है और वो फॉर्म में कोई भी पेमेंट आके ले सकता है, इज दैट? नहीं नहीं भाई, ABC फॉर्म नहीं है ये,
ये इंडिविजुअल की बात हो हाँ। रही है, इंडिविजुअल एबीसी फर्म इंडिविजुअल में कंपनी सर की बात। इंडिविजुअल में 3 लोगों के नाम पे चेक कैसे कट सकती है सर? यही तो अल्टरनेट पेज की बात हो रही है ना। उसमें क्या होता है, चेक जो होते हैं ऑर्डर चेक होते हैं। एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? रवि कुमार जी? हिमांशु रंजन। हाँ हिमांशु जी, एक बात बताइए, एक चेक कटा रहता है, ऑर्डर चेक रहता है राजू नैन के नाम से, ठीक, राजू नैन नाम से। राजू नैन पीछे ठीक है, साइन करके दे देता है कि चेक हिमांशु को पेमेंट कर दो, करते हो कि नहीं? ये बिल्कुल हुआ करते हैं सर। मैं बता रहा हूँ, ये हुआ इंडोर्स। लेकिन यहाँ पर पेज, बिल्कुल। ऑल्टरनेट पेज मतलब जो जारी करता है चेक का, जो ड्रॉयर है, उसने पहले ही ऑल्टरनेट आपको दिया है बैंक को कि ये 3 व्यक्तियों में से कोई भी आए उसको पेमेंट दे दो और आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओ। जो तो सर बैंक वो में हम चेक लोग बैठे हैं ना। चेक पे वो मार्क करेगा ना, 3 नाम को वो मार्क करेगा ना वहाँ पे। हाँ, चेक चेक फेवरिंग में रहेगा। चेक में रहता ना एक ठीक है पे ठीक। टू, पे टू रामलाल, श्यामलाल, आर, दिनेश लाल, एनी ऑफ देम, इनमें से एनी ऑफ देम आ ओके जाएगा सर। तो पेमेंट कर दो। अब श्यामलाल आ गया तो उसको ओके दे ओके दो, सर। रामलाल आ गया तो दे दो। इसको बोलते हैं अल्टरनेट ठीक। पे। ये दरअसल आप लोगों को ओके इसलिए सर। नहीं पता है क्योंकि हम लोगों ने एकदम एकदम एक कट्टरपंथी अपना के रखा, भैया ये से चेक का भुगतान नहीं करेंगे, तो पब्लिक बोला या ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि आप एनआई एक्ट में पढ़ा रहा हूँ, एनआई एक्ट में ये ऑप्शन है कि ये चेक कैन, अभी अब शंकर जी बोल रहे होंगे सर ऐसा तो हमने देखा ही नहीं, हम तो दरवाजे पर घुसने ही नहीं देते ऐसा चेक आया तो उसको भगा देते हैं। ठीक बात है। तो पूरा वो जो बंदा जिसको नहीं मिला ना, वो 10 लोगों को और रोक देता है, तू ऐसा चेक करेगा ना वहां शंकर जी घुसने ही नहीं देंगे तेरे को। तो यहाँ पर ये है, ये चेक कैन बी ड्रॉन फेवरिंग अल्टरनेट प्लीज। ऐसे केसेस में किसी को भी पे करेंगे तो आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे। दरअसल एक बेसिक सा फंडा ये समझिए कि एज ए बैंकर हमारा दायित्व है ग्राहक के द्वारा जारी किए गए जो चेक हैं उनका यथा विधि यथा समय भुगतान करना, जिसको बोलते हैं ड्यू कोर्स में भुगतान करना। सब चीज ऑर्डर में है, ग्राहक जैसा कहा है वैसा ऑर्डर में है, उसका पालन कर देना, आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओ। अगर कोई लिटिगेशन होगा तो कोर्ट में निपटेगा। समझ में आए तो बोलिए हो। बराबर। हाँ। हमारे हाँ वसीम जी आ गए। सर, बराबर है। अभी अभी जो सर बता रहे थे सर कि अगर वो पेई जो है, अगर हम्म कंपनी होगा तो हम्म भुगतान कैश में नहीं होगा। हाँ। अगर सर ड्रॉवर अगर कंपनी हो हम्म और वो किसी को बेरर चेक मिला है तो वो कैश में पेमेंट हो सकता है क्या हाँ सर? होगा। बिल्कुल हो सकता है। होगा ना भाई। लेकिन वो होगा, बियरर जारी किया है कि ऑर्डर जारी किया है कि क्रॉस जारी किया है, जारीकर्ता के आधार पर है। अगर वो कैश जारी किया है तो कैश मिलेगा, अगर वो क्रॉस किया है तो अकाउंट में जाएगा, ऑर्डर किया है तो ऑर्डर में जाएगा, बियरर किया है तो बियरर में जाएगा या ऑर्डर में जाएगा। तो ये आपको आगे मिलेगा। अभी हम पे की बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे वसीम जी नहीं आए थे तो उनके रिपीट कर दूं। पहला पे था हमारा जो माइनर, माइनर सब चीज कर सकता है, दूसरे को लायबल बना देगा। दूसरा पेई था हमारा इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंट कोई पेई आया तो उसको हम भुगतान नहीं करेंगे, उसका रिसीवर ही पेमेंट लेगा जो ट्रू ऑनर है, कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। और तीसरा जो हम कंपनी के केस में, अगर कंपनी के केस में कोई भी चेक बियरर या ऑर्डर जारी किया गया, बियरर और ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है राजू नैन जी, आप समझो बियरर ऑर्डर का मतलब क्या होता है। वो क्रॉस्ड नहीं है, वो अकाउंट पे ही नहीं है, सिर्फ वहां पर एक चेक में नाम लिख दिया गया है, नाम लिख दिया गया है शंकर लाल आईफोन वाले बाबा, शंकर लाल आईफोन वाले बाबा लिख दिया है और आगे बियरर लिखा है और आगे या ऑर्डर लिखा है। तो ये हो गया ये चेक जो है, अगर कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो नगद भुगतान नहीं होगा, लेकिन अगर शंकर लाल लिखा हुआ है तो भुगतान हो जाएगा इंडिविजुअल। बराबर है राजू नैन जी? ठीक। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेट बिल्कुल। पेज। अल्टरनेट पेज दिया कि ऑप्शन दे दिया, जैसे आपने एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से ऑल सब, तो लगा दो ऑल सब, किसमें भी कोई भी आएगा, इनमें से कोई भी आएगा दे देंगे पेमेंट। अगला पेई है इन पर्सन पेई। इन पर्सन पेई, देखिए इन पर्सन पेई क्या होता है। इन पर्सन पेई का मतलब ऐसा होता है, जैसा भी मैं बार बार बोलता हूँ शंकर महाराज आ गए, तो पे टू शंकर महाराज आर ऑर्डर। अब शंकर महाराज कहाँ से लाएं बताओ, हिमालय में जाएं कहाँ से लाएं? अगर ऐसा कोई चेक जारी कर दिया गया, वेयर ए चेक इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ इम्पर्सनल पेई। इम्पर्सनल पेई का मतलब है
जो पर्सनल फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, है ना। ये आप बोलेंगे शंकर महाराज तो रोज दिखते हैं यहाँ पर, ये शंकर महाराज नहीं, हिमालय वाले शंकर महाराज की बात कर रहे हैं, ये तो केनरा वाले बाबा हैं, है ना। तो वेयर ए चेक इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ इम्पर्सनल पेई लाइक पे लॉर्ड राम और ऑर्डर, पे केस और ऑर्डर, अगर ऐसा है, ऐसे व्यक्ति के नाम से चेक जारी किया है जो इम्पर्सनल नहीं है, तो ऐसे केसेस में पे वेज और ऑर्डर सच चेक शुड बी पेड टू ड्रॉयर आफ्टर गेटिंग द इंडोर्समेंट। मतलब वो ड्रॉयर को पेमेंट कर दिया जाएगा अगर आफ्टर गेटिंग द इंडोर्समेंट। पे वेज और ऑर्डर, अगर वेज और ऑर्डर होगा तो पेमेंट हो जाएगा, ड्रॉयर को ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक हिसाब से सेल्फ बियरर चेक हुआ ये। वेयर ए चेक इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ इम्पर्सनल पेई, अगर लॉर्ड राम, भगवान राम का नाम लिख दिया गया, तो ऐसे चेक जो हैं ड्रॉयर को इंडोर्समेंट के बाद पेमेंट किए जा सकते हैं, ये कहा गया है इसमें। कैश भी पेमेंट किए जा सकते हैं, सर हेलो जारीकर्ता को ही पेमेंट किए जा सकते हैं, दूसरे को नहीं। सर हेलो हाँ शंकर जी बताइए। सर अगर ये थर्ड पार्टी चेक हुआ तो क्या हो जाएगा? नहीं, थर्ड पार्टी कैसे होगा, ये तो आप बताओ। आपका ये चेक है लॉर्ड भगवान श्री राम के नाम में जारी है हाँ जी, है ना। जी सर। तो भगवान श्री राम के नाम में जारी है, तो ये कैसे होगा? सर जो ड्रॉई है अगर उसी की ब्रांच में जाएंगे तो हो जाएगा, अगर वो किसी और ब्रांच में जाते हो तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर ऐसा कोई इम्पर्सनल चेक पे ही आया तो उसका भुगतान जो सर। है ड्रॉयर को कर दिया जाएगा, दूसरे बंदे को नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया, बराबर। सर ड्रॉयर को अगर करना उसका पड़ेगा। लॉर्ड राम नेम है तो कर देंगे बिल्कुल। हम हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे, क्या बोल रहे हैं? अगर उसका नाम है लॉर्ड राम तो करना चाहिए। नहीं, लॉर्ड राम है लेकिन वो तो पर्सनल है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका है ना, लेकिन भगवान श्री राम का फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ है? अगर मेरे लॉर्ड राम कहने का है, मतलब उसका है केवाईसी आधार कार्ड अगर ये ई वेरिफिकेशन है, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, मना किसने किया? एग्जैक्टली अगर उनके पास लॉर्ड राम करके आधार कार्ड है तो हम पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज सर बराबर, इसमें इशू आएगा। कोई इशू नहीं, तो बराबर है, ये तो सही कह रहा है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा चेक जारी किया गया है जिस जिस व्यक्ति की फिजिकल एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। आप बेवजह हिमांशु रंजन को क्यों ले आ रहे हो अपने पास? ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति के नाम से चेक जारी हुआ है जो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, या इम्पर्सनल है, मतलब वो है नहीं, वो मतलब बनाया गया अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसके लिए, ठीक है। तो फिर सर इसका इंडोर्समेंट कौन करेगा सर? पे ही तो लॉर्ड राम है। तो इंडोर्समेंट खुद करेगा वो, जो ड्रॉ मतलब ड्रॉयर को ही पेमेंट करेंगे वो, ड्रॉयर को ही पेमेंट करेंगे वो, ठीक है। हाँ मतलब इंडोर्समेंट तो फिर नहीं हो पाएगा ना सर इंडोर्समेंट इसका, मतलब क्या क्योंकि हुआ? उसका फिजिकल इंडोर्समेंट मतलब क्या? ड्रॉयर पीछे साइन करेगा, इंडोर्स हो गया, कैश निकाल लेगा। भाई आपके काउंटर में आता है, पीछे साइन कराते हो क्या ना? पीछे साइन कराते हो चेक में, तो इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट तो यहाँ सर पे ही तो करना होता है ना सर। हाँ, ड्रॉयर को ही पेमेंट मिलेगी, ये मैडम ने सही कहा, ये समझ गई। ड्रॉयर को ही पेमेंट मिलेगा, बात खत्म। ड्रॉयर पैसा ले जाए भैया, वो बात भगवान खत्म। श्री राम को दे दे, भगवान जगन्नाथ को दे दे, भगवान शंकर महाराज को दे दे। जय महाराज की, जय माता दी, जो भी हो, ज्यादा बहस नहीं, ठीक है। तो वैसे सर सामान के केस में सर इंडोर्समेंट तो पे ही करता है ना सर। तो इंडोर्समेंट पे ही करता है, और यहाँ पर इंडोर्समेंट पे ही किसको बनाया है? ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसका अभी जो उपस्थित फिजिकल नहीं है। एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, उस केस की बात हो रही है ना, उस केस की बात हो रही है। अब भगवान, या तो राजू नयन जी को एक काम देते हैं, भगवान राम जी को खोजने जाएंगे, ये भगवान राम जी को ही दे के आएंगे पैसा। एक बैंकर की जवाबदारी ये होती है ना, कि वसीम जी ने अगर उनको चेक लिखा कि ये चेक उनको पेमेंट करो, तो आप क्या करते हो? अगर कोई घर में है तो अगर आ नहीं पाता है ना संतोष जी, तो क्या करते हो? घर में जाके आप, हम दे के आते हैं, सर मैं अधिकारी हूँ, मैं दस्तखत कंफर्म करूंगा और घर में दे के आऊंगा। अब हमारे राजू नयन जी करेंगे, अच्छा हमारे संतोष कुमार जी ने चेक काटा है, ये हमारे संतोष कुमार गुप्ता जी ने चेक काटा है, भगवान द्वारकाधीश जी के नाम से चेक काटा है। तो राजू नयन जी, अच्छा द्वारकाधीश जी को चेक काटा है, रुको
मैं पैसा निकालता हूँ 1000 रुपए और मैं द्वारकाधीश को दे के आता हूँ, ये खोजने निकल जाते हैं द्वारका, उनको मिलते हैं तब दे के आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे व्यक्ति के नाम से चेक कटा है, अगर वो इम्पर्सनल है तो ड्रॉयर को ही पेमेंट कर दो। ठीक, ओके। चलिए अगला बात है, पेई नेम लेफ्ट ब्लैंक। अगर पेई का नाम ब्लैंक है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर पेई का नाम ही नहीं है तो ये इनशॉर्ट चेक हो जाएगा, इनकम्प्लीट चेक हो जाएगा, और ऐसे चेक जो है रिटर्न कर दिए जाएंगे विथ रिमार्क पेई नेम इज रिक्वायर्ड। बराबर है संतोष जी? बराबर है। अगर बिल्कुल किसी चेक में पेई का नाम नहीं लिखा है तो ऐसे चेक जो है रिटर्न कर दिए जाएंगे, और रिटर्न करके उसमें लिख देंगे कि पेई नेम रिक्वायर्ड करके वापस कर देंगे। लेकिन जो हमारे राजू ने जो ऐसे कैसे नाम पूछ के लिख देंगे, है ना? तो नाम पूछ के लिख सकता है वो, इंश्योर्ड चेक को तो कोई भी फिल कर सकता है, बट एक पॉलिसी की बात कह रहे हैं कि अगर पेई नेम लेफ्ट ब्लैंक है तो अगर आपने नाम किसी का भर दिया ना संतोष कुमार जी, और अगर इसमें कोई लिटिगेशन आ गया तो कोर्ट में पता चल जाएगा इसने भरा है और वो प्रूफ हो गया तो लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी मंशा है नहीं किसी को देने की अभी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया आपकी तो मंशा ही नहीं है, आपने तो बताया ही नहीं किसको देना है, तो इसलिए चेक आपको वापस चला गया। अब आप बता दीजिए कि चेक किसको देंगे तो हम पे कर देंगे सब, हम तो आपके एकदम जबरदस्त सेवा के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है ड्रॉयर ऑफ द चेक। तो अब आता है ड्रॉयर ऑफ द चेक। अभी तक हम पढ़ रहे थे पेई ऑफ द चेक। तो चेक के 3 भाग होते हैं, एक होता है ड्रॉयर होता है, पेई होता है, एक्सेप्टर होता है, बैंक होता है भुगतान करने वाला। तो बैंक तो होता है ड्रॉयर की बात मानता है, और अगर विथ ड्यू कोर्स है और होल्डर है, होल्डर इन वैल्यू है, उनको जो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स करता है। अब बात आते हैं ड्रॉयर के लिए। तो ड्रॉयर के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको प्रमोशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चर्चा ही चर्चा में हम लोग इसको सीखते हैं। ड्रॉयर के केस में एक बात है, अगर ड्रॉयर जो है चेक लिखने वाला अरेस्टेड है, जेल में है या अंडर ट्रायल है, तो अगर वो चेक जारी किया है तो उस चेक का भुगतान होगा। बात समझ में आई तो बोलिए संतोष जी हाँ हो। अगर चेक लिखने वाला चेक प्रेजेंट हो गया और अभी वो फिलहाल जेल में है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वो तो संतोष जी बोलेंगे कि अरे वो तो जेल में है अभी कैसे चेक पास करेंगे। ऐसा नहीं भाई, वो चेक पहले साइन करके चला गया था, है ना? चेक उसके साइन है, विथ ऑर्डर है, कर दीजिए। तो चेक ड्रॉन बाय ए ड्रॉयर व्हेन ही इज अरेस्टेड केप्ट अंडर ट्रायल इम्प्रिजन्ड कैन बी पेड। अब बताइए संतोष जी, वो जेल में है तो उसको भी तो पैसे की जरूरत होगी ना, वहाँ भी तो कुछ कैंटीन है ना, वहाँ भी तो कुछ खाएगा ना, फाफड़ा जलेबी कुछ तो मंगाएगा ना, चाय कॉफी, है ना? उसको पैसे की जरूरत है, तो वहाँ जेल से भी वो चेक किसी को काट सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको पे कर सकते हैं। चेक कैन नॉट बी पेड व्हेन ए ड्रायर एडजस्टेड इंसॉल्वेंट और इंसेंट। मतलब अगर कोई जजमेंट में एजुकेट कर दिया गया कि जो ड्रॉयर है वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, चेक लिखने वाला दिवालिया है, तो चेक पेमेंट नहीं होगा, बशर्ते बैंक मैनेजर को या ब्रांच को इसकी सूचना हो। और इंसेंट का मतलब है होश में नहीं है या सही मानसिक अवस्था में नहीं है तो भी भुगतान नहीं करना है। तो कैसे हमारे संतोष जी तो ऐसे भगा देते हैं, है ना? कोई एकदम थोड़ा सा नशे में आ जाता है तो बोलते ठीक हो गया आ जाता है तो थोड़ा उतार लो पहले, फिर आपको पेमेंट करेंगे, क्योंकि अभी आप होश में नहीं हो। करते हो ना संतोष जी? सही बात है ना? हाँ, तो ये बोल रहे हैं हाँ करते हैं सर। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में अगर हमने कोई भुगतान दिया तो वो सही नेगोशिएशन नहीं हुआ। संतोष जी क्या समझे? सही नेगोशिएशन। मतलब ऐसे व्यक्ति को भुगतान करते हैं तो वो सही निगोशिएट नहीं कर किए हैं। हाँ, नेगोशिएशन का मतलब है कि पैसा किसी को ट्रांसफर करना, पैसा किसी को देना, अमाउंट किसी को देना, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। अब वो जो ड्रॉयर है वो मानसिक हालत में है नहीं ठीक से, और उस समय भुगतान नहीं करना, बशर्ते आपको इसकी जानकारी हो या आपको ऐसे लक्षण पता चलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में चेक कैन नॉट बी पेड व्हेन ए ड्रॉयर एडजस्ट इंसॉल्वेंट एंड इंसेंट। और अगला कंडीशन है चेक कैन नॉट बी पेड आफ्टर डेथ ऑफ ड्रायर। अगर ड्रायर की मौत हो गई, चेक लिखने वाले की मौत हो गई, तो चेक का भुगतान नहीं होगा। जिस तारीख पर
अगर कोई अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, चेक जारी किया है, तो इंडिविजुअल के केस में और HUF सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में चेक का पेमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई तो बोलिए हो संतोष जी। हो सर, एक अगर क्वेश्चन बैंक को नहीं पता है सर तो बैंक को नहीं पता है तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि मर गया? आपको तो पता ही नहीं जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि डेथ के बाद आपको पता ही नहीं, तो अभी आपको बात ही नहीं है। मरने, सर जिस डेट को मरा है उससे पहले अगर चेक लिखा है हम्म। तो पे कर सकते हैं सर? ना ना ना, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप HUF के केस में अगर वो 100 चेक जारी करके गया है पहले, और आज डेथ हो गई, डेथ के दिन और डेथ के बाद अगर प्रेजेंट हुआ तो भुगतान नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर डेथ उसमें ट्रांजेक्शन स्टॉप किए जाते हैं, केवल डेथ क्लेम ही होता है। बराबर। लेकिन अगर कोई कंपनी के केस में है या किसी फॉर्म के केस में है, उसमें जो उनके चेक जारी किए गए हैं उनके एथराइज्ड जो ऑपरेशन करने वाले अधिकारियों द्वारा, तो उनके मरने से पहले अगर हुआ है तो वो भुगतान किए जा सकते हैं। ठीक है। और उनके डेथ के बाद या डेथ के दिन से अगर कोई चेक आए तो उसमें रोक होगा। लेकिन इंडिविजुअल के केस में जैसे ही आपको सूचना मिलती है कि हितग्राही की मौत हो गई है, तो आप अकाउंट नहीं, अभी कनेक्ट हो गए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शानदार तरीके से। आशा करता हूं कि अभी तक आप पेई सरल तरीके से समझ पाए होंगे और उसको आधारभूत हाँ तरीके सर। से कोरिलेट कर पाए होंगे। अभी हम ड्रॉयर की बात कर रहे थे। आपके सारे सवालों, सारे संदेहों का जवाब हम देंगे। आप थोड़ा सा सेशंस को पूरा अगर सुन लेंगे और उसके बाद सवाल करेंगे ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम थोड़ा फ्लो तरीके से जा पाएंगे। वैसे आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, सरल तरीके से है जवाब, है ना। और मैं नहीं दे पाया तो हमारे दिलीप कुमार जी हैं, वो देंगे। वो बोल रहे ठीक है सर, सही बोल रहे हो, है ना। आपसे बच जाए तो फिर हम दे दें फिर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्रॉयर ऑफ द चेक। मेरी आवाज़ पहुंच रही है राजू नयन जी, जरा कंफर्म कर देंगे, है ना। सर हाँ बढ़िया आ रही है, आवाज आ रही है सर। पिछला हाँ। स्लाइड ले लीजिए सर, पिछला स्लाइड से डिस्टर्ब सर। ओके, पिछला स्लाइड से डिस्टर्ब है, ये वाला स्लाइड तो था ही ना। हाँ ये स्लाइड था पेमेंट पेई नेम अगर ब्लैंक है तो वो उसमें हम रिटर्न कर देंगे चेक और पेई नेम रिक्वायर्ड कर देंगे। और स्लाइड ये था, इसको रिपीट कर देते हैं। ड्रॉयर ऑफ द चेक अगर की बात करें तो कुछ मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ये कोई जो ड्रॉयर है वो अरेस्टेड है, ट्रायल में है, ईडी के कब्जे में है ना, नारकोटिक्स ब्यूरो के NCB में है और CBI में है, इम्प्रेजेंट है, तो उसके चेक पास किए जाएंगे, बशर्ते उसमें कोई अटैचमेंट ऑर्डर वगैरह न लगा हो। और अगर कोई इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, या इंस्टेंट है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके चेक पेमेंट नहीं होंगे। अगर चेक लिखने वाला ड्रॉयर उसकी डेथ हो गई, कहने का तात्पर्य अकाउंट होल्डर इंडिविजुअल के केस में, या चेक लिखने वाले की डेथ हो गई इंडिविजुअल HUF या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो जिस दिन डेथ हुई है 10 अक्टूबर को अगर डेथ हुई है, और 10 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के बाद, 10 अक्टूबर या 10 अक्टूबर के बाद अगर कोई चेक प्रेजेंट होता है, उसका भुगतान नहीं होगा, भले ही वो चेक पहले ही क्यों जारी ना किया गया हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है कंपनी के केस में अलग होता है। कंपनी में क्योंकि कंपनी कभी मरती नहीं है, और उसके एथराइज्ड जो ऑपरेशन करने वाले जो डीलिंग ऑफिसर हैं, वो अगर डेथ हुई, तो वो जो एथराइज्ड ऑफिसर है, जिस दिन डेथ हुआ है उसके पहले के चेक जारी किए हैं तो भुगतान हो जाएगा। जैसे आप DD में साइन करते हो ना राजू नयन जी, 2 अधिकारी साइन करते हैं DD में, तो वो हो गया एथराइज्ड ऑफिसर, तो उसका भुगतान हो जाएगा, मरने से पहले जारी किया है तो। लेकिन इंडिविजुअल के केस में अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो हम अकाउंट को स्टॉप करते हैं। आपने डेथ क्लेम में आसानी से सीखा भी होगा इस चीज को, कि डेथ क्लेम में जैसे ही खबर आती है तो हम उसमें स्टॉप ऑपरेशन लगा देते हैं, उसमें पेमेंट रोक देते हैं। तो वही बात कही गई है, चेक कैन नॉट बी पेड आफ्टर डेथ ऑफ ड्रॉयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ स्टॉप पेमेंट। और एक जगह है, अगर स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन रिसीव हो गया ड्रॉयर में, तो चेक पेमेंट नहीं होना चाहिए। बराबर है, समझ में आए तो बोलिए हो। अगर किसी ग्राहक ने स्टॉप पेमेंट इंफॉर्मेशन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है
ड्रॉयर ने दिया है तो चेक का भुगतान नहीं होना चाहिए। चेक का भुगतान कर दिए तो चेक की भरपाई कौन करेगा राजू नयन जी? अगर स्टॉप पेमेंट है और चेक का भुगतान लाइबल ऑफिसर हो जाएगा सर, हाँ बैंक कैशियर ऑफिसर। हाँ बैंक विल बी लाइबल। तो बैंक कैसे लाइबल होगा? बैंक जो भी इयरिंग ऑफिसर है उस पर एक्शन लेगा और उससे वसूलेगा। और बैंक जो है लाइबल होगा किसके लिए? ट्रू ऑनर के लिए। जो ड्रॉयर हो उस ड्रॉयर के प्रति लाइबल हो जाता है। चलिए अगला अगला है, ऐसे केसेस पर हम चर्चा कर रहे हैं जहां ड्रॉयर का सिग्नेचर फोर्ज है, मतलब जाली सिग्नेचर है चेक में। लेकिन जाली सिग्नेचर का मतलब ये होता है चेक पे साइन हूबहू दिलीप कुमार, एकदम दिलीप कुमार जैसे साइन किया हुआ है, लेकिन वो साइन जो है दिलीप कुमार ने नहीं किया है। तो क्या हो गया? ये फोर्ज सिग्नेचर हो गया। अगर दस्तखत भले ही हूबहू मिल रहा हो लेकिन वो दस्तखत ड्रॉयर द्वारा नहीं किया गया है तो उसको बोलते हैं फोर्ज्ड सिग्नेचर। इन केस वेयर ड्रॉयर सिग्नेचर इज फोर्ज्ड, वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में जो भुगतान करने वाले बैंक है उसको कोई अधिकार नहीं है अकाउंट को डेबिट करने का, बराबर है। इन सच केस पेइंग बैंकर हैज नो राइट टू डेबिट द अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट करने का अधिकार नहीं है अगर सिग्नेचर फोर्ज है। लेकिन हम तो डेबिट कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कि अभी फोर्ज है कि क्या है। लेकिन पॉलिसी कहता है कि अगर फोर्ज सिग्नेचर आया मतलब बैंक को राइट नहीं है, क्योंकि किसी के अकाउंट को आप तभी डेबिट कर सकते हो जब उसका मैंडेट आएगा या उसका इंस्ट्रक्शन आएगा। और बैंक जो है विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल डेबिट टू द कस्टमर्स अकाउंट। उस बैंक जो है लायबल हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्गफुल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ग्राहक का सिग्नेचर इसमें फोर्ज्ड है। ऐसे केस में जो सिग्नेचर फोर्ज लाइज होता है ये प्रूफ करना होता है कि ये फोर्ज है कि नहीं, ये प्रूफ करना होता है। क्योंकि बैंक में एज ए आप जाते हैं, हमारे दिलीप कुमार जी को देखो, ये तो जाते ही कुर्सी से उठ नहीं पाते क्योंकि इनको तो 300 वाउचर आ जाते हैं सामने, है ना। 300 वाउचर काहे उठेंगे सर, खाना खाने ही नहीं उठते हम तो, है पास ही करते थे चेक। तो आप जब पास करते हैं तो उस समय गुड फेथ में सद्भावना में पास करते हैं और सिग्नेचर को मिलान करते हुए निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है फोर्ज केस में तो ऑन द ऑनर्स ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट द सिग्नेचर इज फोर्ज लाइज विद द कस्टमर। अगर कस्टमर ने कहा कि ये सिग्नेचर फोर्ज्ड है, ये सिग्नेचर मैंने साइन नहीं किया है, तो उसकी जो प्रूफ करने वाला बात है अगर प्रूफ कर देता है तो फिर उसमें वो बैंक लायबल हो जाएगा कि ये पेमेंट करना होगा। लेकिन ये जो लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट में प्रोटेक्शन है एक बैंकर को, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग बैंकर। किसको प्रोटेक्शन है? कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर कौन है? मान लीजिए जेआरजी में राजू नयन जी हैं, राजू नयन जी के पास एक कस्टमर आता है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दे देता है और ये राजू नयन जी उसको कलेक्शन में भेज देते हैं, सीटीएस कलेक्शन में भेज देते हैं। और तो यहाँ पर कलेक्टिंग बैंकर हुए जेआरजीबी, राजू नयन जी कलेक्टिंग बैंकर हुए, और पेइंग बैंकर हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर वो फोर्ज सिग्नेचर है तो उसमें प्रोटेक्शन है कलेक्टिंग बैंकर को, बशर्ते वो क्रॉस चेक कलेक्शन के लिए भेजे हों। लेकिन पेइंग बैंकर जो है उसको प्रोटेक्शन नहीं है। पेइंग बैंकर तो दिलीप कुमार जी है, बेचारा सीधा साधा, जो भी आता है दे देते हैं, सर क्या करेंगे, गरीब का पैसा है दे दो। तो उन्होंने पैसा दे दिया तो ये हो गए लायबल, अब भरना पड़ेगा। लेकिन इनको पॉलिसी में कहा गया है कि ये एफआईआर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एफआईआर कर सकते हैं। द पेइंग बैंकर हैज टू रिपोर्ट टू आरबीआई पुलिस अबाउट द फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड हो गया। क्या हो गया दिलीप जी? दिलीप जी क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। मैं बता रहा हूं कैसे। कि वो जो चेक है वो ओरिजिनल है, वो चेक ओरिजिनल है, ग्राहक से चुराया गया है या ग्राहक से ही लिया गया है, ड्रॉयर से ही लिया गया है, लेकिन उसके आसपास रहने वालों ने एक कूट रचना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उसके सिग्नेचर को फर्जी बनाया और बैंक में प्रेजेंट किया। तो इसमें यह देखा जाता है कि बैंक का व्यक्ति तो भुगतान करने के लिए बैठा है, तो वो सद्भावना में भुगतान किया है, इसीलिए बैंक पेइंग बैंकर को रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है आरबीआई में, पुलिस में रिपोर्ट करो, ताकि अगर जो कूट रचना रचे हैं उनको पकड़ के पैसा वसूला जा सके। इसलिए एफआईआर करने की जरूरत होती है पुलिस में। और लेकिन पेइंग बैंकर क्योंकि उसका आदेश ही नहीं था तो उसको भुगतान करना है तो तुरंत बैंक को भुगतान करना होता है, और फिर बाद में जब पुलिस वहां से पैसा कुछ वसूलती है तो वो वसूली में ठीक होता है।
चलिए अब बात करते हैं जहां सर। पर सिग्नेचर फ्रॉड होता है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें आप कह रहे कि चेक किसी ने छीन लिया, एक कर लिया, तो सर इसमें जो जिसने चेक दिया है, जो ड्राई था, वो अपना स्टॉप पेमेंट भी तो कर सकता था सर। भाई उसके उसके ड्रॉयर में था, उससे ले लिया, उसको पता ही नहीं चला तो कहाँ से शिकायत करेगा। अच्छा। हम्म। हाँ। भाई फोर्ज चेक जो भी आएगा उनके घर वाला ही बहुत ही मतलब मीठी छुरी चला के ही लाया होगा ना, कुछ तो किया होगा ना, उसको सर पता होगा। मेरे वो तो सर सामने एक पकड़ा केस आया जाएगा था सर। तो। हाँ सर तो वो इस तो फिर पकड़ा भी जाएगा, वो तो अकाउंट में जाएगा पकड़ा ना जाएगा, उसमें, तो पकड़ा सीधा वो जाएगा। तो। लेकिन हाँ। इन बिटवीन आप हाँ। पॉलिसी समझिए कि जहां भी फोर्ज चेक आ गया हाँ। पेमेंट तो भुगतान तुरंत करना पड़ेगा। और आप जब एफआईआर करेंगे पुलिस में तो पकड़ा जाएगा, जब पुलिस में वसूली आएगा तो पैसा आएगा। लेकिन बैंक के लिटिगेशन पॉलिसी में ये क्लियर है, ऐसे केसेस में बैंक लायबल है, उसको भुगतान तुरंत कर दीजिए। जितने रुपए का चेक है उनके आधार पर सक्षम अधिकारी के पास प्रपोजल सबमिट करिए, फ्रॉड का सैंक्शन मिल जाएगा। और जो नुकसान हुआ है ड्रायर को तुरंत नॉमिनल डेबिट करके दे दीजिए। बाद में जो उनको पनिशमेंट भी होगा, जो अधिकारी कर्मचारी जो हुए हैं ना उनको पनिशमेंट भी होगा। ज्यादातर ऐसे केसेस में 6 महीने का इंक्रीमेंट देखा गया है, मोर 6 महीने का उसमें, क्योंकि भाई सद्भावना में आप पास करते हो लेकिन फिर भी पनिशमेंट देना पड़ता है क्योंकि फ्रॉड हो गया इसमें, फोर चेक हो गया। सर लेकिन मेरे सामने आया था एक केस ऐसा। हाँ बताएं। 2 करोड़ 11 लाख रुपए का एक चेक आया था मेरे पास अब से 3 साल पहले सर। तब मैं क्लियरिंग करता था, मेन ओके। ब्रांच में था। हम्म। हाँ तो उसमें तो 2 करोड़ 11 लाख रुपए का था। उसमें क्या था, मेरी साइबर सिक्योरिटी की तभी ट्रेनिंग हुई थी, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कॉन्शियस होकर काम कर रहा था। हम्म। तो मैंने देखा कि उसमें जो है ना वो क्लोन चेक बना रखा था उन्होंने। उसमें जो उसका सीरियल नंबर था उसके डिजिट भी ऊपर नीचे थोड़े खिसके हुए थे। मतलब मुझे शक सा हुआ, तो फिर मैंने उसे चेक जब किया तो उसके बाद हमने टेलीफोनिक कंफर्मेशन लिया। तो पहले तो उन्होंने जवाब दिया नहीं ठीक से। मुझे लग रहा है उनमें से कोई मिला हुआ होगा। तो उसके बाद में जो है सर उन्होंने मतलब काफी देर बाद जो है हमें, लगभग हमें 2 बजे रिटर्निंग लगानी होती थी। तो उसके बाद में उन्होंने जो है मुझे बाद में बताया कि हाँ ये जो चेक है हमारे पास मौजूद है। क्लोन चेक था सर, सेम सिग्नेचर बिल्कुल डिट्टो बना रखे थे उन्होंने। ओके। इसीलिए आप लोगों ने जी। देखा होगा कि जनवरी 2021 से एक नया मैकेनिज्म चालू होगा जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के तहत ये कहा गया है कि ग्राहक जो है 50,000 से ऊपर के जो भी चेक जारी करेगा तो जारी करने के बाद बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने फलां आदमी को, राजू नयन जी को 50,000 का चेक नंबर ये संख्या जारी किया है, और चेक के आगे पीछे का फोटो भी भेज के देगा। उसको मिलान करने के बाद पेमेंट करेंगे। तो ये जो है फोर चेक को रोकने के लिए है। समझ में आया तो बोलिए हाउ हाउ। सर और अगर कस्टमर के द्वारा नहीं किया जाता है सर पॉजिटिव पे का इस्तेमाल, तो सर बैंक कितने 50,000 का अगर चेक रहेगा तो उसको पूछना होता है ना सर बैंक को देखिए इसमें थोड़ा सा लिबरल कस्टमर कर से। दिया है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म 50,000 एंड अबव के चेक में जारी करना है। पॉजिटिव में मैकेनिज्म एक्टिव किया गया है। लेकिन बैंक टू बैंक थोड़ा सा लिबर्टी दिया है, डिस्क्रिशनरी पावर दिया है। कई बैंकें 5 लाख के ऊपर मैंडेटरी कर दिए हैं, मतलब 5 लाख से ऊपर हुआ तो मैंडेटरी है, अगर आपने पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम चेक रिटर्न कर देंगे। कई बैंकों ने 2 लाख का किया है। तो अपने बैंक की पॉलिसी आप देख लीजिए आपके यहाँ क्या दिया है, या जब आपकी पॉलिसी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आता है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लागू किया आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार, तो वो कौन से वैल्यू पे है, 50,000 से ऊपर। लेकिन मैंडेटरी के लिए 5 लाख से ऊपर आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि 5 लाख के ऊपर मैंडेटरी ही रखा जाए और 50,000 के ऊपर उसको अभ्यास में डाला जाए। ये बात कही गई है। यानी 50,000 तक चेक में पॉजिटिव पे नहीं नहीं चलेगा सर। नहीं चाहिए, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म नहीं चाहिए। 50,000 से 50,000 तक में, 50,000 से ऊपर में पॉजिटिव पे मैकेनिज्म चाहिए, और 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी। अब बात आती है कि प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन है अंडर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट। अगर वो क्रॉस चेक कलेक्शन के लिए गया है तो अगर फोर्ज साइन से भी हुआ तो उसको प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पर एक बात और कहा गया है कि बैंक को प्रोटेक्शन है, अगर फ्रॉड चेक पेमेंट कर दिया तो प्रोटेक्शन है। अगर वो फोर्ज जो हुआ है वो ड्रॉयर को मालूम है, ड्रॉयर जानता है,
भुगतान से पहले जानता है कि ये धोखाधड़ी मेरे साथ हो गई और बैंक ने पेमेंट कर दिया है, तो बैंक प्रोटेक्टेड है। समझ में आया तो बोलिए आहो शंकर जी। ओहो। अगर कहीं ओहो। इंक्वायरी में ये पता चल गया है कि ग्राहक को पता हो गया कि मेरा चेक चोरी हो गया और मेरे चेक में धोखाधड़ी हो सकता है, और उसके बाद भुगतान हो गया, तो ऐसे केसेस में बैंक को प्रोटेक्शन है। बैंक पेमेंट नहीं देगी, क्योंकि भैया आपको तो पता था यार, आप बता सकते थे। है, एकदम क्लियर पॉइंट है। बैंक इज प्रोटेक्टेड इन पेइंग ए चेक वेयर द कस्टमर इज ए पार्टी ऑफ फोर्जरी। कस्टमर अगर मिला हुआ है फोर्जरी में, अगर फोर्जरी में कस्टमर मिला हुआ है, कस्टमर बोला यार एक काम कर, वो शंकर जी ना भोले बाबा हैं, भोले भोले हैं, मैं मेरा ही चेक ले, तू मेरे जैसा साइन कर दे, और जा लिया, फिर बाद में शंकर जी से लूटेंगे, मतलब ये शामिल हुआ ना। अब ये कैसे साबित हुआ कि दोनों दोनों ना 3-4 दिन से मिलते थे, बैंक की सीसीटीवी फुटेज में ही कैप्चर होते थे, दोनों तू करते थे। ये आसपास दोनों के सिम रहते थे। तो ये अगर प्रूफ हो गया तो हम प्रोटेक्शन है। यहाँ पर अगर फोर्जरी में जो कस्टमर शामिल है, या कस्टमर को मालूम है कि वो उसके साथ फोर्जरी हो गया है, और उसके मालूम होने के बाद बैंक से पेमेंट हुआ है, तो बैंक प्रोटेक्शन है। एक बात और कह रहे हैं, बैंक को प्रोटेक्शन उस स्थिति में भी है कि अगर पहले कस्टमर कह रहा था कि मेरा जो है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में इंक्वायरी में स्टेब्लिश हो गया कि उसको ये मालूम था, तो भी बैंक को प्रोटेक्शन है। बैंक इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड ऑन इंक्वायरी द कस्टमर कंफर्म दैट द सिग्नेचर वाज हिज ओन एंड ही इज स्टॉप फ्रॉम द डिनाइंग द सिग्नेचर लेटर। इसको बता देता हूँ, समझा देता हूँ हिंदी में। शंकर जी, वो कस्टमर जो है ना, सर। खुद ही साइन किया है। हेलो, खुद ही साइन किया है, लेकिन हाँ जी। साइन को जरा अलग तरह से कर दिया है, फोर्ज साइन भी खुद बनाया है। ऐसे केसेस में अगर इंक्वायरी में कंफर्म हो गया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया इंक्वायरी में, और इंक्वायरी में कैसे एक्सेप्ट किया जाता है नाखून निकालने पर एक्सेप्ट करता, हाँ हाँ सर, मैंने साइन किया, सर मैंने साइन किया है, नाखून निकाला जाता है ना इंक्वायरी में मतलब तकलीफ दी जाती है, तब बात आती है ना। तो ये पूछा गया है, बैंक में अगर वो फोर्ज चेक का पेमेंट हो गया, और अगर कस्टमर खुद सिग्नेचर किया है फोर्ज चेक में, और फिर उसके बाद डिनाई कर रहा था सिग्नेचर में कि मैंने इसको नहीं किया है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है इंक्वायरी में, तो उसमें भी बैंक प्रोटेक्शन है। और एक केस है कि जब ड्रॉयर जो है खुद साइन किया, डिफरेंस फैशन में खुद साइन किया है। मान लीजिए राजू जी, वो साइन करता है एक स्टाइल में जो बैंक में है, लेकिन जो कस्टमर है वो क्या किया, इस बार हिंदी में साइन करके भेज दिया। हेलो राजू जी, किस में साइन करके भेजा? हिंदी हाँ में सर, साइन हिंदी में करके। करके भेज दिया। और आपकी स्कैनिंग में क्या है? इंग्लिश में है। इंग्लिश में है। ये कहने का तात्पर्य, आप नहीं देख पाए, भुगतान हो गया, बाद में कस्टमर बोला अच्छा मेरा तो इंग्लिश में साइन डाला हूँ बैंक में, इसने कैसे भुगतान कर दिया, मैं तो पैसा वसूलता हूँ राजू ने हिंदी से। लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि वो साइन उसने खुद किया है, तो बैंक लायबल नहीं है, वो लायबल है। ठीक है, क्योंकि बैंक सद्भावना में पेमेंट करने के लिए, गुड फेथ में पेमेंट करने के लिए बैठा हुआ है, ये पॉलिसी में कहा गया है। तो ये प्रोटेक्शन है, इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। तो सर प्रूफ कैसे होगा, सामने तो किए नहीं ना साइन। अरे भैया, फोरेंसिक 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 बाबा, फोरेंसिक बाबा, फोरेंसिक राइटिंग पहचान फोरेंसिक करेंगे, बाबा, ओके राइटिंग ओके। एक्सपर्ट है ना। अब आप कितना मुस्कुराते हो, मैं यहीं से पता कर लूंगा, इतने सारे टेक्नोलॉजी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप किससे सर कई कई बार तो मेरे पास में 2 चेक रखे हैं ऐसे, बच्चे ने साइन करके दे दिए, बच्चा भी मतलब माइनर था, लगभग 11-12 साल का था शायद। तो वो लेके आया मेरे पास 3 बार चेक, मेरे पास अभी चेक भी रखा है, पूरी एप्लीकेशन लिखी। हाँ 3 बार चेक लेके आया मेरे पास में, मैंने तीनों बार रिजेक्ट कर दिया, चौथी बार लेके आया, मैंने पकड़ लिया। मैंने फोन लगाया उसके पापा को, पता ये चला कि उसने साइन ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं है, 20,000 रुपये पहले निकाल के ले जा चुका था। फिर उससे पूरी एप्लीकेशन प्रॉपर मैंने लिखवा करके मेरे पास आज भी रखी है, बढ़िया। तब जाके अच्छा। केस सोल्व हुआ। तो कहने का तात्पर्य, ये तो आपने प्रैक्टिकल, आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा किया साझा किया। बट मैं आपको ये पॉलिसी बता रहा हूँ यहाँ पर जितनी सारी है, कि अगर वो चेक जो है वो डिफरेंस फैशन में चेक किया, चेक में साइन किया, हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन खुद किया है, तो वो बैंक लायबल नहीं है, वो लायबल है।
दूसरा, अगर वो फॉर्जरी में शामिल है या पहले मना कर रहा था, बाद में इंक्वायरी में वो स्वीकार कर लिया, तो वो सब में बैंक प्रोटेक्शन है। अगला महत्वपूर्ण बात है, म्यूटिलेटेड चेक होता है एक। म्यूटिलेटेड एक टर्म्स आता है राजू नैन जी, म्यूटिलेटेड नोट्स। क्या होता है म्यूटिलेटेड नोट्स? 2 से अधिक हिस्सों में कटा हो सर, और एक हिस्सा कोई उसका मिसिंग हो। हाँ, तो उसको म्यूटिलेटेड नोट बोलते हैं। म्यूटिलेटेड नोट ऐसा नोट जो 2 से ज़्यादा हिस्सों में कटा हो और उसका एक हिस्सा मिसिंग हो, तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेटेड नोट। ठीक उसी तरह अगर एक चेक 2 से ज़्यादा हिस्सों में कटा हो तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूटिलेटेड चेक। तो ऐसे म्यूटिलेटेड चेक अगर मिलता है तो ऐसे चेकों का भुगतान नहीं करना चाहिए। ऐसे चेकों का भुगतान करने से पहले ड्रॉयर से कंफर्म कर लेना चाहिए, एक सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। वर्ड में इसको बोलते हैं म्यूटिलेशन गारंटी। म्यूटिलेशन गारंटी। तो इसमें इसको आपको सिर्फ ये वर्ड को याद करिए। एक केस बना के देगा वो क्वेश्चन में, बोलेगा कि इफ ए चेक presents in counter your counter which is turned into more than 2 pieces, then this type of check should be payment after the confirmation from the buyer. After confirmation, this confirmation is called as, ये confirmation जो है इसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं म्यूटिलेशन गारंटी। मतलब जो म्यूटिलेशन है उसको हमने कंफर्म किया और उसको वर्ड में एक सर्टिफिकेशन टाइप कर लेते हैं, तभी जाके उसको पेमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं म्यूटिलेशन, पेमेंट ऑफ द म्यूटिलेटेड चेक। ये बात है। अगर कोई म्यूटिलेटेड चेक आया तो उसको पेमेंट नहीं करना है, आफ्टर कंफर्मेशन करना है। एक यूजुअल वर्डिंग यूज करते हैं सर्टिफिकेशन का, जिसको बोलते हैं म्यूटिलेशन गारंटी। उससे एक सर्टिफिकेट ले लेंगे। चलिए अब आते हैं बैंकिंग हावर्स। बैंकिंग हावर्स में जो चेक भुगतान के लिए आता है उसके बारे में ये सवाल है। ये सवाल हालांकि प्रमोशन एग्जाम में नहीं आया, लेकिन जेआईबी वगैरह में पूछा जाता है, और ज़्यादातर जेआईबी से ज़्यादा जरूरी है आपको जानना कि अगर कोई बैंकिंग हावर्स में के बाद चेक प्रेजेंट होता है तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाता है। हेलो शंकर जी, ये शंकर जी अच्छा करते हैं 4 बजे के बाद नहीं करना, चेक एक्सेप्ट नहीं करना है भैया। सर वो जो मैनेजर साहब कहते हैं तो करना होता है, हाँ, मैनेजर साहब कहते वो हैं अलग से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बैंकिंग हावर्स के बाद चेक आपके काउंटर में आता है और आप अगर उसका भुगतान कर देते हो बियरर या ऑर्डर या इंडोर्समेंट में, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाता है। अगर आगे कभी वारदात होगा, अगर कोर्ट में मैटर जाएगा तो आप केस हार जाओगे। समझ में आया तो बोलिए आहो। ओहो। और मैनेजर साहब का हो गया होगा ट्रांसफर कलकत्ता, वो खा रहे होंगे बीड़ा पत्ती पान और आप खा रहे होगे इधर डांट। ठीक है, क्योंकि हम इधर ऐसी केसेस होते हैं, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कहने का तात्पर्य समझ लीजिए, वो जो करते हैं हम लोग ग्राहक सेवा के लिए करते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई बात आई, वारदात आई कि अगर कोई चेक प्रेजेंट हुआ बैंकिंग हावर्स के बाद, तो उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाता है। और जो अपराध करने आता है ना, वो सारी इसके फुटेज प्रूफ रखे रहेगा कि सर बैंकिंग सही हावर्स बात के है। बाद हुआ। और दूसरा, बैंकिंग हावर्स के बाद कैसे वो माना जाता है उसको भी आगे समझाया हूं मैं। अगर वो चेक प्रेजेंट हो गया बैंकिंग हावर्स के अंदर, तो बैंकिंग हावर्स के बाद भी भुगतान कर सकते हो, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगा। बराबर है राजू नयन जी? एक चेक बैंकिंग हावर्स में प्रेजेंट हो गया, मतलब समझ लो 4 बजे के अंदर वो प्रवेश कर गया और आपको प्रेजेंट कर दिया, तो उसका भुगतान आप 5 बजे भी कर सकते हो, वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगा। लेकिन अगर 4 बजे के बाद अगर आप बैंकिंग आवर खत्म हो गया और चेक प्रेजेंट हुआ और उसका आपने भुगतान किया, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये हुआ कि कल के अगर कोई वहां पर लीगल ड्यू आएगा, लीगल कोई केस आएंगे, तो वो हम हार जाएंगे। पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं आएगा, भले ही पेमेंट किए होंगे लायबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रख लीजिए। पेमेंट ऑफ चेक प्रेजेंटेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स इज नॉट इन पेमेंट इन ड्यू कोर्स। वो पेमेंट यथाविधि यथा समय नहीं हुआ। क्यों? क्यों बताओ शंकर जी? क्योंकि वो जो चेक लिखने वाला ड्रॉयर है ना, वो ये लिख के आपको आदेश किया था कि भैया जब बैंक खुले रहे ना तब पेमेंट करबे दादा, बैंक बंद रहे के टाइम में मत कर देगे। बात समझे कि जब बैंक खुला रहेगा तभी पेमेंट करना, बैंक के बाद मत कर देना। वो तो केस कर देगा तो आप हार जाओगे। अच्छा, तो बैंक का मतलब टाइम इन लोगों ने इस पार्टी के लिए बढ़ा दिया आधा घंटा।
और इसको पेमेंट कर दिया, मतलब इसको मिले हुए हैं, ये बैंक के मैनेजर है ना, ये लाल गुलाब दिख रहे हैं, ये मिले हुए हैं, ये सब, ये इन लोग षड्यंत्र रच के पैसा ले लिए, ऐसा बोल देगा। लेकिन अगर चेक प्रेजेंट हुआ, पेमेंट विद इन बैंकिंग आवर्स, तो बैंकिंग आवर्स में चेक प्रेजेंट हुआ तो उसका पेमेंट बैंकिंग आवर्स के बाद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक में कैश नहीं है। हमारे राजू नयन जी बेचारा ट्रेवलर लेके, कौन सा ना वो आजकल वो कैश वैन लेके पैसा लेने गया, आ रहा है रास्ते में नदी पार कर रहा है, आएगा तो फिर पैसा देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अच्छा, अब आइए, अब ये आइए, बहुत सारे साथी तो जानते भी होंगे लेकिन आज थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि बियरर और सर ऑर्डर चेक किसे कहते हैं। बियरर और ऑर्डर चेक, हाँ जी सर हाँ। हाँ, कुछ बैंकों में सर ये लेट कैश पेमेंट का ये बना हुआ है, तो क्या इस केस में हमारा बैंक प्रोटेक्शन देगा क्या? जैसे हमारे यूनियन बैंक में है ये लेट कैश पेमेंट का पॉलिसी में लिखा गाइडलाइंस। हुआ है क्या? हाँ। तो बैंक बैंक देखिए एज सच बता रहे हैं कि बैंक एज सच कोई प्रोटेक्शन की पॉलिसी नहीं है। उसमें अगर ऐसा कुछ हम्म हुआ ना तो इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, तो हो सकता है, उसके लिए आपकी पॉलिसी देखनी पड़ेगी, इंश्योरेंस क्लेम। लेकिन हम्म। बैंक अगर कोई केस होगा तो उसमें लायबल बना देगा। लेकिन अच्छा। ग्राहक सेवा के लिए जो भी साथी करते हैं वो करें, क्योंकि हम्म। एक्सटेंडेड सर्विस के तौर पे ये चेक पेमेंट किया जाता है। लेकिन जहां भी लिटिगेशन हो गया, इतने केसेस हमारे पास स्टडी में है, एक आध दिन सेशन में दिखा दूंगा, 5-6 केसेस हम करेंगे, उसमें बैंक हार जाती है, पेमेंट देना पड़ता है। हाँ। सर क्योंकि एक्चुअली पॉलिसी में नहीं है, प्रैक्टिस में है सर। हाँ, ये सही बोला जी। कौन है, किसकी आवाज आई? अनवर अनवर। हाँ, अनवर हुसैन जी के लिए ताली बजा दीजिए। ये हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हैं, इन्होंने मेरी बात कह दी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। सर, शायद है सर लेट कैश का एक सर्कुलर है। नहीं, लेट लेट कैश कैश का सर्कुलर नहीं कहा जा सकता है उसको, मतलब लेट कैश रिसीट, लेट कैश पेमेंट। लेकिन हाँ वो, जी सर। चेक का नहीं है, हाँ हाँ, चेक का लेकिन नहीं है वो सर। क्या है, एक्सेप्शन दिया गया उनको, एक्सेप्शन कैसे? हाँ, लेकिन ये कुछ आप, मैनेजर्स होते हैं वो अब इसको डेली प्रैक्टिस में बना दिए हैं ब्रांचेस हाँ, में। तो फिर वो गलत नहीं हो गया? फिर आपको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगा? लेट पेमेंट के हम्म। लिए एक्सेप्शन ये दिया गया, मान लीजिए किसी हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको पेमेंट देना है, नहीं तो उसकी भर्ती, हाँ हाँ जी हाँ। कुछ आपके पास लीगल कुछ एविडेंस रखिए वो कि मानवीय आधार पे दिया जा सकता है है सर। ना, मान लीजिए उसकी अर्जेंसी हो गया, कोई ऐसा आ गया तो जैसे उस, मैं बताती हूँ सर, मैं जहाँ भी काम कर रही है कॉर्पोरेशन बैंक की ब्रांच है। हम्म, यहाँ पे प्रैक्टिस क्या है कि लेट कैश कभी आया तो पेमेंट उसको दे देते हैं। और ये लोग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और जो हमारा जो वोल्ट है उसमें उतना कैश तो रिड्यूस हो गया, मान लीजिए 2 लाख का पेमेंट हुआ तो वो कैश के प्लेस पे वो चेक रखते हैं और नेक्स्ट डे फर्स्ट डे एंट्री उस पेमेंट चेक की होती है। ये प्रैक्टिस है इधर ये तो का। आपका मैनुअल ऑफ यस इंस्ट्रक्शन में ये लिखा गया है। अगर आप हाँ वैसा हाँ नहीं जी सर। करेंगे, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन के आधार पर वैसा नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कैश शॉर्टेज का आपको आरोप लग सकता है, कैश शॉर्टेज का आरोप लग सकता है। इसीलिए वो मैनुअल दिया गया है कि अगर आपने किसी को लेट पेमेंट सैंक्शन किया है या पेमेंट किया है विथ परमिशन ऑफ द ब्रांच हेड, तो आप उसको रखना है वैसे, और नेक्स्ट डे फर्स्ट एंट्री उसकी डालनी है, ताकि उसमें आपका इंटेंशन दिखेगा कि आपने उसको सही किया। लेकिन यहाँ पर हो रहा है लीगल बात, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। अगर हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स पे जाके कोई चैलेंज करेगा तो बैंकिंग आवर्स के बाद एक्सेप्ट किया गया इंस्ट्रूमेंट, उसको भुगतान किया गया, उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स की जहाँ बात आती है, फिर वहां पर आपको लायबल बना दिया जाएगा। दूसरा बात कि अगर बैंकिंग आवर्स के अंदर वो आ गया है, बैंकिंग आवर्स के बाद भुगतान कर सकते हैं, उसको ड्यू कोर्स माना जाएगा। ये बात थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए। बाकी जो बैंक में जो करते हैं वो भी ग्राहक देख के करते हैं और अपने सेल्फ रिस्क पे करते हैं, और उसकी जो साल भर में जो ऑफ साइट मॉनिटरिंग होती है उसके लिए वो जवाबदेही होती है ब्रांच मैनेजर की, वो रिपोर्टिंग करते हैं अपने हेड ऑफिस को कि हम इन तथ्यों के आधार पर किए हों। क्योंकि साल में जब आपका ऑडिट होता है तो वो कैश के लिए वो रेगुलेटरी देता है, उसमें सारे में जस्टिफिकेशन आपको देना होता है। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई केस आ जाएगा तब आप उसमें हार जाएंगे ऐसे केसेस में, तो इसलिए इस पर ध्यान रखें।
जो जेन्युइन केस है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है तो उसको एक्सेप्ट करें, नॉर्मली तो फिर करना ठीक नहीं है। जब तक ठीक है तो सब ठीक है। आप अपने ब्रांच में अलग तरीके से करते हैं, बट मैं यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं फिर बियरर और ऑर्डर चेक। बियरर और ऑर्डर चेक में आप सभी साथी जो हैं 2 चेक यहाँ पर दिखाए हो, देखिए। ऑर्डर चेक मतलब अगर मान लीजिए वसीम अहमद जी लिख दिया है ना, ये वसीम जी को बहुत तजुर्बा है ना, चेक वगैरह पकड़ लेते हैं, सिग्नेचर वगैरह। तो वसीम अहमद जी लिख के आ गया और सामने बियरर नहीं लिखा है, तो कौन सा चेक होगा वसीम जी? वो होगा ऑर्डर चेक होगा, वो होगा ऑर्डर चेक होगा। ऑर्डर चेक होगा। अगर मान लीजिए उसमें वसीम अहमद और बियरर लिखा है, तो वो कौन सा चेक होगा? वो भी बियरर है सर। ऑर्डर चेक होगा। लेकिन और बियरर लिखा है तो बियरर चेक होगा। लेकिन बियरर अगर होगा ना किसी सर। में ना ऑर्डर लिखा है ना बियरर लिखा है तो क्या होगा? ऑलवेज ऑर्डर चेक होगा, ऑर्डर। है ना। किसी में अगर ना ऑर्डर ना बियरर कुछ नहीं लिखा है तो वो ऑर्डर चेक होगा। लेकिन अगर किसी में बियरर लिख दिया तो बियरर चेक होगा, ऑर्डर लिख दिया तो ऑर्डर चेक होगा। ठीक, तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर किसी चेक में पेएबल टू बियरर और ऑर्डर लिखा है तो जैसा लिखा है वैसा भुगतान कर देंगे, जैसा लिखा है वैसा भुगतान कर देंगे, है ना। अगर किसी चेक में ना तो बियरर लिखा है ना तो ऑर्डर लिखा है तो ये ऑलवेज पेएबल टू द ऑर्डर, जैसा ऑर्डर में दिया गया वैसा पेमेंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ है, अगर पेएबल टू सुरेश लिखा है तो सुरेश को पेमेंट करेंगे या सुरेश के ऑर्डर के हिसाब से। सुरेश अगर निगोशिएट कर दिया होगा तो निगोशिएशन के आधार पर करेंगे। मतलब वो किसी भी धारक को नहीं दे देंगे, वो बियरर चेक नहीं होगा, है ना। और अगर किसी बियरर से ऑर्डर में चेंज करना चाह रहा है तो परमिशेबल है। बियरर है उसको ऑर्डर कोई भी कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर को बियरर करना मटेरियल अल्टरेशन कहलाता है, उसके लिए सिग्नेचर लगेगा। बराबर है राजू नैन जी? बिल्कुल सर। अगर किसी चेक में पेबल टू बियरर और ऑर्डर है तो जैसा लिखा गया वैसा पेमेंट करेंगे। बियरर लिखा है तो बियरर कर देंगे, ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर कर देंगे। लेकिन बियरर ऑर्डर दोनों नहीं लिखा है तो ऑर्डर चेक होगा। ऑर्डर चेक का मतलब है वसीम अहमद जी को लिखा है तो वसीम अहमद जी को भुगतान करेंगे, या वसीम अहमद जी नेगोशिएट कर दिए तो उसके आधार पर भी करेंगे। बियरर को ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑर्डर को बियरर करना मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। और मटेरियल अल्टरेशन जो है वो सिग्नेचर से कंफर्म होना चाहिए, नहीं तो चेक रिटर्न हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है। मटेरियल अल्टरेशन एक ऐसी एक्शन या ऐसी कार्य पद्धति है जिसमें सिग्नेचर, कोई भी चीज मटेरियल अल्टरेशन को कंफर्म करना है तो एक मैंडेट लेना होता है ड्रॉयर से कि भाई आपके चेक में छेड़खानी हुई है, क्या आप कंफर्म करते हो कि ये जो चेंज हुआ है ये सही है? अगर आप कंफर्म कर दोगे तो हम इसका भुगतान कर देंगे, कंफर्म नहीं करोगे तो भुगतान नहीं करेंगे। तो ये मटेरियल अल्टरेशन होता है। और ये मटेरियल अल्टरेशन जो होते हैं कई तरह से होते हैं। डेट में चेंजेस हो गया, नाम में चेंजेस हो गया, अमाउंट में चेंज हो गया। तो अगर कोई ऑर्डर चेक है उसको बियरर कर दिया गया तो फिर वो मटेरियल अल्टरेशन कहलाएगा। तो मटेरियल अल्टरेशन के बारे में इतना जान लीजिए, एनी मटेरियल अल्टरेशन which makes a significant change in the mandate given by the drawer is called material alteration। अगर ऐसा कोई बदलाव जिसमें कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो गया उस चेक में, उसको बोलते हैं मटेरियल अल्टरेशन। जैसे कि डेट बदल गया, उस चेक की राशि बदल गई, चेक में पेई का नाम ही बदल दिया, ये तो चेंज ही कर दिया, तो उसमें मटेरियल अल्टरेशन कहते हैं। और ऐसे मटेरियल अल्टरेशन में उसका सिग्नेचर चाहिए। अगर कोई ऑर्डर चेक है उसको बियरर कर दिया, मटेरियल अल्टरेशन होगा। लेकिन अगर बियरर चेक को ऑर्डर किया तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगा। अगर कोई स्पेशल क्रॉसिंग चेक है उसको जनरल क्रॉसिंग कर दिया तो मटेरियल अल्टरेशन होगा। स्पेशल क्रॉसिंग चेक है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है राजू नैन जी? 2 क्रॉसिंग के बीच में लिख दिया पे टू झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, मतलब पर्टिकुलर बैंक का नाम अगर इंगित कर दिया जाता है सर तो स्पेशल क्रॉसिंग हो गया सर। अगर उसको चेंज करके नॉर्मल क्रॉसिंग कर दिया गया तो मटेरियल अल्टरेशन होगा, सर है ना। मटेरियल अल्टरेशन हो जाएगा सर। लेकिन अगर नॉर्मल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग बना दिया तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगा, है ना। नहीं ठीक है। बिल्कुल। अब होता है अगर कोई इंचोट चेक है, इंचोट चेक का मतलब है खाली चेक है, उसको भर दिया हमारे शंकर जी ने, तो वो मटेरियल अल्टरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई चेक को कोई भी भर सकता है, मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। तो ये मटेरियल अल्टरेशन की व्याख्या है। और
फिर अगला है मटेरियल अल्ट्रेशन में ये बात है कि अगर कोई चेक में मटेरियल अल्ट्रेशन होता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन देखने के बाद आप उसका भुगतान नहीं करेंगे, चेक को लौटा सकते हैं, लेकिन अगर ड्रॉयर कंफर्म कर दिया तो आप उसका भुगतान कर दीजिए। इट कैन बी पेड ओनली आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द ड्रॉयर। अगर मटेरियल अल्ट्रेशन पा गए तो मटेरियल अल्ट्रेशन पाने के बाद अगर ड्रॉयर कंफर्म कर देता है कि ये मटेरियल अल्ट्रेशन मैं सब जानता हूँ, इससे सहमत हूँ, तो पेमेंट कर दीजिए। और अगर जॉइंट अकाउंट का केस है, आइदर सर्वाइवर है, तो आइदर सर्वाइवर है तो कोई एक भी कंफर्म कर सकता है, आइदर सर्वाइवर में कोई भी कंफर्म कर सकता है, लेकिन जॉइंट अकाउंट में दोनों का कंफर्मेशन चाहिए, जॉइंटली ऑपरेटेड में। और बोला गया है कि जब भी कंफर्म करेगा ड्रॉयर मटेरियल अल्ट्रेशन को तो फुल सिग्नेचर करेगा जैसा स्पेसिमेन में अवेलेबल है ना। अगर क्योंकि इसमें पेई का नाम बदल रहा है तो कोई फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए फुल सिग्नेचर चाहिए। और इमेज बेस्ड सीटीएस क्लियरिंग है तो उसमें एक्सेप्ट नहीं होता मटेरियल अल्ट्रेशन, क्योंकि वहां पर कंफर्मेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं है ना, बराबर वसीम जी। इन केस ऑफ इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम में मटेरियल अल्ट्रेशन वाले कोई भी चेक एक्सेप्ट नहीं होंगे, है ना। उनमें चेंज इन डेट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड वन विद द ऑथेंटिकेशन बाय द ड्रॉयर। अगर उसमें डेट वगैरह है सारा तो उसमें चेंज नहीं होगा। और पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में भी अगर कोई मटेरियल अल्ट्रेशन है तो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि बैंक को तो कुछ और दिया है, यहाँ मटेरियल अल्ट्रेशन वाला प्रस्तुत हो गया तो बैंक रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट में पेइंग बैंकर के लिए, कि जो पेइंग बैंकर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है मटेरियल अल्ट्रेशन में, अगर वो जो भी अल्ट्रेशन किया है वो ठीक सही सलामत देखने से पता भी नहीं चल रहा है और पेमेंट हो गया तो आपको मिलता है प्रोटेक्शन। अगर जो भी मटेरियल अल्ट्रेशन है वो अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है ठीक तरीके से कि मटेरियल अल्ट्रेशन है और आपने भुगतान कर दिया तो वहां पर प्रोटेक्शन है। मान लीजिए उसने 2 को 8 बनाया है और एकदम से बारीक भी नहीं दिख पा रहा है कि वो 8 बनाया है 2 को, लेंस लगाने पर ही पता चल रहा है, तो वो प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा अल्ट्रेशन जो नंगी आंखों से आपको दिख नहीं पा रहा है तो ऐसे केसेस में प्रोटेक्शन है। इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 89 ऑफ एनआई एक्ट। तो पेइंग बैंकर के लिए एनआई एक्ट के 89 में प्रोटेक्शन है अगर मटेरियल अल्ट्रेशन आंखों से नहीं दिख रहा है तो। 131 ऑफ एनआई एक्ट में कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन है अगर वो क्रॉस चेक कलेक्ट किया है तो। और 85A में डीडी के केस में प्रोटेक्शन है। अब एक बात करते हैं कौन से केसेस में ये रिफ्यूज करेंगे। आज ये सॉफ्टवेयर थोड़ा मेरा काम नहीं कर रहा है, एक बार और डिस्कनेक्ट होगा मुझे लग रहा है, फिर मैं इसको ठीक करूंगा, क्योंकि बीच में अभी मेरे को सॉफ्टवेयर को पास जाना पड़ेगा, रिस्टार्ट मांग रहा है बार बार, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो एक बार और कनेक्ट हो जाएगा कंक्लूडिंग, फिर उसके बाद हम लोग मैं ठीक कर लूंगा सुबह, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद दिवाली के बाद जुड़े हैं ना, तो कुछ तो मांग रहा है ये सॉफ्टवेयर, कुछ अपडेट करने के लिए मांग रहा है, कुछ खाना पीना, इसको त्यौहार मनाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ जो फेस्टिवल से लाए हैं स्वीट्स वगैरह खिलाएंगे तब ठीक होगा। अभी 2 मिनट बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक लिंक दूंगा, एक बार और कनेक्ट होइएगा, फिर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा कल फिर ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो रिफ्यूजल फॉर पेमेंट बाय द चेक, अगर कोई चेक आपके पास आता है तो उसका किस किस कंडीशन पर आप रिफ्यूजल कर सकते हैं, ये अभी हम फॉलोइंग सरकमटेंसेस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से कंडीशन है जहां पर से आप जो है चेक को रिफ्यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और आज ये टुकड़ों में पढ़ाई हुई है, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तो ये देखो ये सिस्टम भी क्या किया, 3 टुकड़ों में पढ़ाई करने दिया है ना राजेंद्र जी, है ना चमत्कार की बात। एनआई एक पार्ट बिल्कुल मजा आ गया पार्ट में पढ़ाएंगे नहीं हम, अब तो 3 पार्ट में पढ़ो। अब 3 तो जूम का लिंक बनाया गया, अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा कल सुबह, अभी बीच में थोड़ा 30 मिनट लगेगा इसलिए अभी नहीं कर और रहा। सर ये सब्जेक्ट का थीम भी तो है सर, पार्ट 3। हाँ पार्ट 3 तो है ना, ये पार्ट 3 तो 3 पार्ट में ये बना के दिया हमको, बताओ है। वाह रे कंप्यूटर। तो हमारे दिलीप कुमार बोले होता है सर, हमारे यहाँ भी ऐसे लिंक चला जाता है सर, लिंक गया रे थोड़ी देर बाद आया रे, है चाय मंगाओ आपके ऐसे। कंप्यूटर में सीपीयू मॉनिटर साथ है सर? हाँ एक आध बार मेरा ऑफिस का टूर कराऊंगा, मेरे आसपास बहुत सारे गैजेट हैं, शायद कभी नहीं कराया मैंने, है ना, जो मेरे पास मिलने मुझे आया है। फोटो में दिखा सर तो लगा कि सीपीयू और मॉनिटर साथ में है आपका।
ऐसे बहुत सारे गैजेट हैं, एक दिन दिखा दूंगा, एक दिन रूम टूर कराऊंगा। और नहीं, रूम टूर तो देख चुके होंगे आप लोग, एक ऑफिस टूर कराऊंगा। तो जो पर्सनली मिलने आते हैं उन लोग देखे हुए हैं, एक आध दिन रिकॉर्ड करा के दिखाऊंगा कितने सारे गैजेट का इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों से जुड़ता हूँ। वैसे बहुत सारे गैजेट्स हैं मेरे सामने आमने सब हैं, क्योंकि आमने भी है सामने भी है और पीछे भी गैजेट्स हैं और सामने सब तरफ है ना। तो अभी किसी दिन संडे वनडे को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजल क्या है, कैसे कैसे हम रिफ्यूज करते हैं पेमेंट अब चेक अगर आपके पास प्रेजेंट हुआ तो बैंक को या एनआई एक्ट में ये व्याख्या दी गई है कि बैंक जो है चेक का ऑनर मना कर सकता है, चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। अगर उसके खाते में सफिशिएंट बैलेंस है फिर भी मना कर सकता है। वो कौन से वजह हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके वजह से वो मना कर सकता है, ये बात कही गई है। अब बात आती है कि एक कंडीशन तो ये है कि चेक में राशि नहीं है तो सीधे सीधे मना कर दिए कि चेक में भुगतान के लिए योग्य राशि नहीं है, मना कर। लेकिन अगर चेक में सफिशिएंट बैलेंस है फिर भी अगर चेक का भुगतान नहीं करना है तो पहला कंडीशन है द ड्रॉयर काउंटरमेंट्स द पेमेंट। द ड्रॉयर काउंटरमेंट द पेमेंट्स, इसका मतलब हुआ है एक ड्रॉयर ने ही चेक काटा है और ड्रॉयर ही काउंटर तरीके से विरोध कर रहा है तो उसका पेमेंट मत करो, तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे। समझ में आया? बोलिए, समझाओ जरा। है राजू नयन जी, क्या बोला? हाँ सर, अगर ड्रॉवर ने खुद मना कर दिया कि मुझे शंकर जी को भुगतान नहीं करना है, तो पेमेंट नहीं करना है सर, उसको डिसऑनर करवा देना है। हाँ, तो इसका कंडीशन है कि खाते में भुगतान है बट द ड्रॉयर काउंटरमेंट्स द पेमेंट, उसको काउंटर उसका विरोध करता है तो फिर उसको नहीं करना है, मतलब स्टॉप पेमेंट जैसा ही हो गया है ना। दूसरा कंडीशन है डेथ ऑफ द ड्रॉयर, अगर ड्रॉयर की मृत्यु हो गई तो पेमेंट नहीं करना है। और अगर ड्रॉयर जो है वो एज ए एजेंट साइन किया हुआ है तो उसका पेमेंट होगा उसके मृत्यु से पहले। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, तो जिस दिन ड्रॉयर की मृत्यु हो जाती है, अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें पेमेंट उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति है एजेंट की कैपेसिटी से काम कर रहा है तो उसके मृत्यु से पहले काटे गए चेक का भुगतान होगा। इसको साधारण तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। राजू नयन जी, एक ग्राहक है, उसका नाम है सुरेश कुमार। क्या नाम है उसका? सुरेश। और सुरेश कुमार को आपने चेक दिया है, 200 चेक दिया है। सुरेश कुमार ने क्या किया है, किसी को एजेंट बना दिया है उस खाते में लेन देन करने के लिए। किसको? रमेश कुमार को एजेंट बना दिया। रमेश कुमार क्या करेगा? रमेश कुमार को एजेंट बनाया कि उस खाते के सारे भुगतान वो कर सकता है। आपके पास आके वो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देके गया, बराबर है। अब रमेश कुमार चेक काट रहा है, उसका चेक आपके पास आ रहा है, उस आप पास करते जा रहे हो। लेकिन इस बीच जो अकाउंट होल्डर सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई, अगर सुरेश कुमार की मृत्यु हो गई तो जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन के बाद जितने सारे ऑपरेशन है उसको रोक दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा, या उसके चेक आएंगे तो उसको चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ में आया तो बोलिए अहो। अहो। ठीक है। लेकिन ड्रॉयर जिंदा है, सुरेश कुमार जी जिंदा है, और वो रमेश कुमार जो एजेंट है उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई 10 अक्टूबर को। लेकिन 10 अक्टूबर से पहले, मतलब 9 अक्टूबर तक जितने चेक जारी किया है सारे चेक प्रेजेंट होंगे, सब भुगतान होंगे। लेकिन 10 तारीख या 10 तारीख के बाद के चेक प्रेजेंट आएंगे, उसको रिटर्न कर दो। बराबर? क्लियर है? अहो। ठीक है। अब ये कहा गया है कि डेथ ऑफ ड्रॉयर में हम उस चेक का रिफ्यूज कर सकते हैं भुगतान। लेकिन अगर चेक किसी एजेंट के साइन किया गया है इन कैपेसिटी ऑफ एजेंट, तो उसका चेक जो है हम लोग पास करेंगे। और अगर उसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु के बाद वाले में उसका चेक पास नहीं करेंगे। दूसरा है कि अगर चेक किसी डायरेक्टर या कंपनी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी का साइन किया हुआ है, तो अगर वो मृत्यु भी हो जाती है तो उसके बाद भी उसका पेमेंट करना है। चेक साइन बाय ए डायरेक्टर उसके मृत्यु के बाद भी अगर वो प्रेजेंट होता है लेकिन उस पर साइन उसके पहले का हो
तो उसको भुगतान करेंगे। ये किसी कंपनी के केस में भी सेम बात है, जो बात मैं अभी कह रहा हूं कि जो अथॉरिटी है जिस दिन मृत्यु हुई उसके पहले साइन करके गया है तो उसका भुगतान होगा। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन पे हम लौटा सकते हैं। अगर कोई इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया, या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, खाते में बैलेंस है, तो आप चेक को लौटा दीजिए, चेक को रिटर्न कर सकते हैं। ये रिफ्यूजल के कारण हैं। अब और कुछ कारण मैं चेक बाउंस करने के यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी का चेक आया और कंपनी लिक्विडेशन प्रोसीजर में है, तो फिर उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, चेक का भुगतान नहीं करना है। अगर कोई खाते में बैलेंस है और वो किसी कंपनी की लिक्विडेशन से जुड़ा हुआ है तो चेक को रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई खाते में का चेक प्रेजेंट हुआ और उस खाते से संबंध कोई लिक्विडेटर से है, ऑफिशियल रिसीवर से संबंधित है, तो चेक को रिटर्न कर दीजिए। अगर कोई असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस है, किसी अदर पर्सन से रिलेटेड है और चेक प्रेजेंट हुआ, तो वो असाइनमेंट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट टू द अनदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी खाते में अगर पैसा जमा है और चेक प्रेजेंट हुआ, लेकिन उस चेक के प्रेजेंट होने से पहले उस खाते में जमा राशि को पहले से ही किसी को असाइनमेंट करके रखा है कि ये पैसा गारनेसी ऑर्डर के तहत जाएगा या किसी और के इनकम टैक्स अटैचमेंट के तहत जाएगा, तो उसका भुगतान भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ कारण है जहां पर चेक आप रिफ्यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि अगर ड्रॉयर खुद मना करता है तो, ड्रॉयर की डेथ हो गई तो, लेकिन अगर एजेंट या डायरेक्टर की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद भी उसके चेक पास होंगे बशर्ते उस चेक पर लिखी हुई राशि उसकी मृत्यु की तारीख से पहले हो। और इंसॉल्वेंट अगर कोई ड्रॉयर है तो इंसेंटिव ऑफ द कस्टमर है, तो उसमें चेक का रिफ्यूजल हो जाएगा भुगतान। कंपनी लिक्विडेशन में है या जो बैलेंस अकाउंट में है वो किसी कंपनी के लिक्विडेशन के बैलेंस के साथ अटैच्ड है, कोई ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर के इंटरेस्ट में है वो अकाउंट, तो चेक वापस कर देंगे। या अगर कोई गारनेसी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर लगा है तो चेक रिफ्यूज कर देंगे बैलेंस रहते हुए भी। और कुछ अदर गाइडलाइन है, इस पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिटर्न अनपेड है तो उसको रिटर्निंग मेमो के माध्यम से ही उसको रीजन बताते हुए उसको वापस करना है। ये बात कही गई है जो आप लोग करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं राजू नयन जी कि इंस्ट्रूमेंट रिटर्न अनपेड शुड बी ए साइंड ऑब्जेक्शन स्लिप विद वैलिड रीजन ऑफ रिफ्यूजल। इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अब वो धारा 138 के तहत कार्रवाई भी कर सकेगा सामने वाला। हेलो, 24 घंटे के अंदर करना होता है ना सर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ रिटर्न मेमो करते हैं ना, रिटर्न मेमो में क्योंकि सेक्शन 138 लगता है, चेक बाउंसिंग में एक केस लगता है ना, तो इसलिए वो चेक जी जी। हम लोग ऑब्जेक्शन स्लिप के साथ देना पड़ता है उसको कि क्या कारण से जो है आप रिटर्न कर रहे हो। क्योंकि चेक को तो रिटर्न कर दोगे, चेक में कारण पता नहीं चलेगा, इसलिए एडिशनल मेमो बना के देते हो ऑब्जेक्शन स्लिप की। इस वजह से चेक वैलिड रीजन ऑफ रिफ्यूजल, आप रीजन वैलिड रीजन लिख के दो ना क्यों रिटर्न हुआ। ठीक है, एक और जानकारी आपको साझा करता हूँ। आरबीआई ने एनआई एक्ट के गाइडलाइन के तहत ये बताया था कि अगर कोई चेक 1 करोड़ या उससे ज्यादा का वैल्यू का है और डिसऑनर होता है एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो उसको कोई फ्रेश चेकबुक जारी नहीं किया जाएगा और उसका अकाउंट जो है क्लोज्ड हो जाएगा। बराबर है शंकर जी? बिल्कुल। अगर कोई पार्टी जो है 1 करोड़ से ऊपर का चेक बार बार काट रहा है, साल भर में 4 बार रिटर्न हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, तो चेकबुक जो है उसको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और अकाउंट को भी क्लोज किया जा सकता है, बैंक का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आरबीआई ने इस गाइडलाइन को है थोड़ा सा लिबरल कर दिया है। इसने बोला है कि हमारा ये सुझाव है, आपका बोर्ड इसको पारित करे, बोर्ड के ऊपर दे दिया है कि बोर्ड को एडवाइस किया है, बोर्ड चाहेगा तो इसको माने या नहीं तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन रखेगा। आपको जानकारी के लिए इतना रखिए, अगर 1 करोड़ या उसके ऊपर के चेक हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार रिटर्न हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो चेकबुक फैसिलिटी फ्रेश नहीं मिलेगा और बैंक चाहे तो वो अकाउंट को क्लोज कर सकता है। लेकिन आरबीआई ने बोला है कि आपके बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनाइए और इसको अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर आप लगा लीजिए। एक और बात है, अगर 1 करोड़ से कम के चेक हैं, अगर 1 करोड़ से कम के चेक हैं तो उनको बोला है
कि अगर बार बार फ्रीक्वेंट रिटर्न हो रहा है, फ्रीक्वेंट बार बार रिटर्न हो रहा है, तो आरबीआई ने कहा है कि इसके लिए भी बोर्ड की एक पॉलिसी बनाए, बोर्ड अप्रूव पॉलिसी हो 1 करोड़ से कम के लिए। अगर 1 करोड़ से कम किया और ज्यादातर बार रिटर्न हो रहा है तो उसमें भी उनको चेकबुक फैसिलिटी नहीं मिलेगी और खाते को बंद किया जा सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर बैंक को दिया है। एक महत्वपूर्ण आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए ये तो है ही है, 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ से ऊपर वाले में 4 बार। क्या याद रखना है, 1 करोड़ से ऊपर के चेक है, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार रिटर्न हो गया विदाउट सफिशिएंट बैलेंस की वजह से, तो फिर वो अकाउंट बंद हो सकता है या उसमें फ्रेश चेकबुक इशू नहीं होगा। 1 करोड़ से कम है तो उसमें फ्रीक्वेंट बोला है, बार बार हो रहा है, तो ये कार्रवाई कर सकती है बैंक को, लेकिन इसके लिए बैंक की बोर्ड पॉलिसी को दिया है पावर। तो आपको सवाल ये पूछा जा सकता है, एक खाते को क्लोज किया जा सकता है एज पर पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, एनआईए किसके पॉलिसी, तो आप बोर्ड अप्रूव पॉलिसी लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण जो बात हम चर्चा करने वाले हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चेक 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के हैं उसको यूवी लैम्प से एग्जामाइन किया जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लिया जाए शंकर जी। As per RBI guideline, the prevention of fraud, all check beyond a threshold limit of 2 lakhs should be examined under UV lamp. UV lamp, अब बताओ कितने लोगों के पास UV lamp है? राजू नयन जी हाथ ऊपर करो, अगर है तो, नहीं है तो मत करो। नहीं, ऊपर कर लिया, नहीं होगा तो कल खरीद लूंगा सर, लेकिन ऊपर कर लेता हूँ बोला है ना। तो नहीं कई है सर लेकिन यूज नहीं करता हूँ ये। हाँ तो क्या है, हाथ ऊपर है ना, ठीक है। तो यूवी लैम्प मतलब ये क्या होता है, यूवी लैम्प के लिए इसलिए मैं चर्चा किया क्योंकि जब आरबीआई इनकॉग्निटो विजिट करता है ना तो इसको देखता है, यूवी लैम्प को देखता है, तो आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा। एज प्रिवेंशन इसको आप याद रखना है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख से ऊपर के चेक हैं तो उनको यूवी लैम्प से एग्जामाइन करना है। अगर चेक 5 लाख से ज्यादा के हैं तो मल्टीपल लेवल पे चेकिंग होना है, बोलता है यूवी लैम्प से चेक करिए और भी मल्टीपल चेकिंग करिए, और उसके मल्टीपल चेक लेवल्स में चेक करना है, ये कहा गया। मल्टीपल लेवल में क्या चेक होगा, एक ऑफिसर चेक करेगा, सिस्टम में जाके चेक करेगा चेक जारी किया है कि नहीं, तो वाटर टेस्ट भी ले लेते हैं। हाँ, वाटर टेस्ट करेगा, है ना। अब क्या हो गया, अब तो मल्टीपल चेक में ये भी आ गया पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी है, मतलब ग्राहक जारी करने से पहले हमको स्कैन कॉपी देगा, आगे पीछे साइन करके फोटो खींच के देगा, किसके नाम से जारी किया है, कब जारी किया है, किस डेट में, उसमें मिसमैच हुआ तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो 1 करोड़ से ऊपर के चेक 4 बार एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा बाउंस हो जाते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से, तो एक नो फ्रेश चेकबुक इशू, अकाउंट में भी क्लोज्ड। और 1 करोड़ से कम के हैं और मल्टीपल टाइम्स, फ्रीक्वेंट टाइम्स अगर बाउंस हो जाते हैं तो बोर्ड को अप्रूवल पॉलिसी दिया है डिस्क्रिशनरी कि वो इसको बंद कर सकता है, फ्रेश चेकबुक जारी नहीं कर सकता है। 2 लाख से ऊपर के चेक हैं तो फिर उनको यूबी लैम्प से एग्जामाइन करना है। 5 लाख से ऊपर के चेक हैं तो मल्टीपल लेवल में चेक करना है। और बैंक को बोला गया है कि बैंक जो है जब भी ड्रायर एंड पेई को चेक रिसीव होता है क्लियरिंग में तो उनको मैसेज जाए, और ये शायद सभी बैंकों ने चालू कर दिया है। एक चेक लगने वाला है ऐसा करके आता है ना राजू नयन जी, हैं, एक चेक लग आता है सर, चुका है। वो वसूल आता है सर। हाँ, एक चेक लग चुका है, आप जो है पैसा रख दीजिए, 1 लाख का चेक मिला है, तो एक इंटीमेशन है। तो इसीलिए बोला गया बैंक शुड सेंड SMS अलर्ट टू ड्रॉयर पेई व्हेन चेक रिसीव इन द क्लियरिंग। जब भी वो क्लियरिंग में मिलता है तो बैंक को SMS भेजना है। और कॉन्टेक्टिंग कस्टमर एंड गेट देयर कंफर्मेशन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सस्पिशियस हाई वैल्यू चेक्स, जैसे हमारे वसीम ने किया ना अभी, क्या किया वसीम जी ने, उसके पापा को फोन लगाया, भैया आपने चेक जारी किया गया। इसको बोलते हैं, इन्होंने जब भी इनको सस्पिशियस लगा तो इन्होंने ड्रायर से फोन लगा के पूछ लिया, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन फ्रॉम द ड्रायर इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ कितने अमाउंट का सर, कितने अमाउंट का सर? सस्पिशियस मात्र के लिए 20 हजार। अमाउंट नहीं होता है राजा, सस्पिशियस के लिए कोई अमाउंट नहीं होता है। सर सस्पिशियस, मेरे सामने 2-3 केस आए ऐसे अब तक, हाँ सस्पिशियस तो ये पूछ लो। और ये सब 15-16 साल की उम्र के लड़के रहे हैं ज्यादातर। तो मेरे को शक होता है, मैं तुरंत फोन लगा लेता हूँ। 1-2 तो भाग भी गए, कई बार ऐसा भी हुआ। तो सस्पिशियस में ना अमाउंट का जिक्र नहीं है, लेकिन हाई वैल्यू चेक्स में जरूर कंफर्म करना। हाई वैल्यू चेक किसको बोला जाता है, 5 लाख से ऊपर, इसको हाई वैल्यू, ठीक है। और इसीलिए 5 लाख से ऊपर जो है आपको मैंडेटरी कर दिया है। क्या मैंडेटरी कर दिया है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इसको हाई वैल्यू मानेंगे। लेकिन
आरआरबीज में देखिएगा हाई वैल्यू को 2 लाख से ऊपर हाई वैल्यू भी माना जाता है, तो यूबी लैंप वगैरह जो भी है मल्टीपल चेक है। तो वैसे एग्जामिनेशन में अगर हाई वैल्यू पूछा गया आरबीआई के पॉलिसी के हिसाब से तो 5 लाख लिख दीजिएगा। और सस्पिशियस पेमेंट मतलब भाई 10,000 का भी पेमेंट सस्पिशियस लग रहा है तो आप कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि फ्रॉड हो गया तो कौन भरेगा बताओ, कौन भरेगा वसीम जी आप बताओ, अगर कुछ हो गया तो कौन भरेगा, लाइबल कौन है? बिल्कुल सर, हम ही है। हाँ, बैंक विल बी लाइबल टू द ट्रू ओनर, इसीलिए हम कंफर्मेशन करें। ओके, चलिए नेक्स्ट बात आती है कि कुछ रिटर्निंग मेमो हम भेजते हैं ना चेक में, कि वैलिड रीजन क्या मेंशन होना चाहिए उस रिटर्निंग मेमो में, उसके लिए एक थोड़ा सा ये टेबल देख लीजिए। कुछ सिचुएशन ऐसे हैं सरकमटेंसेस, और उसमें हमें क्या रीजन मेंशन करना चाहिए। अगर बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट नॉट सफिशिएंट तो इनसफिशिएंट फंड्स करके लिख के रिटर्न कर देते हैं। अगर बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो इनसफिशिएंट फंड लिख देते हैं, रिटर्न मेमो में वापस कर देते हैं। अगर अवेलेबल बैलेंस इन सीसीओडी अकाउंट इज लेस देन अमाउंट ऑफ चेक तो एक्सीड्स अरेंजमेंट्स लिखते हैं। अगर कोई सीसीओडी का चेक है और उसमें ड्राइंग पावर कम हो गया, ड्राइंग पावर कम हो गया मतलब स्टॉक कम हो गया ना वसीम जी, स्टॉक कम हो गया, चेक कटा है, तो इसको लिखेंगे एक्सीड अरेंजमेंट, एक्सीड्स अरेंजमेंट, है ना। व्हेन बैलेंस इज अटैच्ड बाय गारनेसी ऑर्डर तो बोलते हैं रिफर टू ड्रायर। ये ज्यादा पूछता है भाई, ये नोट कर लो यार, थर्ड नंबर पूछता है। व्हेन बैलेंस इज अटैच्ड बाय गारनेसी ऑर्डर और चेक प्रेजेंट हुआ तो उसमें क्या लिख के रिटर्न करेंगे, तो उसमें लिखते हैं रिफर टू ड्रायर, है ना राजू नंद जी। ऐसा मत लिखना कि गारनेसी ऑर्डर मिला है राजा जल्दी आ जा तू निपट ले कोर्ट में जाके, ऐसा नहीं। उसको बताना नहीं, रिफर टू ड्रायर कर देना। क्यों नहीं बताना है बताओ? क्योंकि ये जो चेक प्रेजेंट हुआ है ये तो पेई ने प्रेजेंट किया है ना, पेई ने, ये ड्रायर नहीं है, ड्रायर ने प्रेजेंट नहीं किया, पेई ने प्रेजेंट किया है। तो हम पेई को बता रहे हैं भैया, भले ही ड्रायर ने किया, आप ड्रायर से जाके मिलो, आप ड्रायर रिफर टू ड्रायर, ड्रायर से जाके मिलो, हम उसको नहीं बता रहे हैं। चेक लॉज बट ये टू बी रियलाइज्ड, चेक लॉज ये टू बी रियलाइज्ड है तो इफेक्ट्स नॉट क्लियर्ड, ये कुछ टर्म्स दिए हैं, इनको याद रखने की बात है कि अगर चेक लॉज हुआ है लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है और चेक प्रेजेंट हो गया रिटर्न करना है तो इफेक्ट नॉट क्लियर्ड, उसमें ये उसका मेमो है। नॉन सीटीएस प्रेजेंटेड इन सीटीएस क्लियरिंग तो प्रेजेंट इन प्रॉपर जोन, ये कमेंट है कि प्रॉपर जोन में प्रेजेंट करो, क्योंकि इसके वेस्टर्न जोन है ना ये, और क्या क्या जोन बना हुआ है, तो ये प्रेजेंट इन प्रॉपर जोन। तो ये चेक से जुड़े हुए कुछ रीजंस हैं जिस पर हम लोग अभी चर्चा किए हैं। आज के पूरे सेशंस में भले ही 3 टुकड़ों में पढ़ाई हुई है पार्ट 3, क्योंकि इसका टाइटल ही हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, हमें थोड़ा मेंटली तैयार नहीं थे, है ना। पार्ट 3 एकदम लिंक चला गया 3 बार, है ना। 3 टुकड़ों में पढ़ाई हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख पाए और एक सरल तरीके से सीख पाए बिंदुओं को। आप जब दोबारा देखेंगे तो अच्छे से रिकॉल होगा, या इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, और जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो एक ही टुकड़े में मिलेगी, उसकी बात नहीं है, एक टुकड़ा ही रहेगा वो, बट मैं इसको ठीक करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ पाए पेई, कौन कौन से पेई होते हैं, ड्रॉयर, फिर ड्रॉयर के बाद हम लोग देखे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जहां पर चेक का जो भुगतान है बैंकिंग आवर्स में पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगा, फिर उसके बाद वो चेक जो है डिसऑनर किस तरीके से होंगे और उनको कैसे रिमार्क्स लिखेंगे। तो एक सेशंस और होंगे जिस पर हम लोग और चेक्स के बारे में, वैसे अब तक के अगर चेक से रिलेटेड बात करा जाए तो इस सेशन को छोड़ के 4 सेशन और हो चुके हैं, जिसमें एनआई एक्ट पे 2 सेशन मिलेंगे, लेकिन चेक से जुड़े हुए 2 सेशन और हैं आपके लॉगिन सेक्शन में जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के आधार पर हैं। एक और सेशंस करेंगे इसी वीक कर देंगे ताकि ये पूरा चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैं आपको अलग अलग चेक्स के बारे में बताऊंगा। वो चेक्स क्या होते हैं, जैसे जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, ये चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगा, और वो छोटे से सेशंस में भी हो जाएगा, 1 घंटे के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस सब चीज़ों में, और ये आपके प्रमोशन एग्जाम में 3-4 सवालों को ये कवर करेंगे और बेहतर तरीके से आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप किए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया, है ना, और जो पढ़ के सो गया तो समझो वही सफल हो गया, अभी तो सोना ही है ना। तो हम ज्यादातर जो हैं, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, मेरे साथ पढ़ने के बाद सोते हैं। तो जो लक्ष्य में खो गया, जो हमारे साथ पढ़ के सो गया, समझो वही सफल हो गया। और अभी हम लोग सोने ही वाले हैं, अभी झगड़ा तो नहीं करोगे ना घर वाली से शंकर जी?
नहीं करोगे ना? बोल रहे हो सवाल ही पैदा नहीं सर, इतने अच्छा सेशन करने के बाद कहा नहीं किसी तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग धैर्यपूर्वक, बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद भी सीखते रहे, इसलिए आपको थैंक यू कहते हैं। और आप लोगों से एक एक कमेंट जानने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, विनायक जी आ गए, वाह वाह वाह, आ गए सबको। विनायक जी आमंत्रित कर दीजिए जरा, अगरतला आमंत्रित कर दीजिए जनवरी में। सबसे को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं तो बहुत दिन से प्रयास कर रहा था इनसे मिलने का, आज मुलाकात हो गई है इनसे, है ना। लगता है सफल होने के बाद ये पहली बार सेशन में आए हैं सर। नहीं नहीं, ये सेशन में आए हैं, ये सेशन में आए हैं, आप इससे सेशन पहले भी आए थे। ये तो रात के 2 बजे भी सेशन करो तो भी आ जाते हैं ये विनायक जी, तभी तो टॉप किए हैं। ताली बजाइए इनके लिए, ताली बजाइए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन विनायक जी। थैंक यू थैंक यू बधाई थैंक हो यू भाई, सो मच। बधाई हो। मैंने एक दिन इनको 6 बजे मॉर्निंग में फोन किया था, तो ये फोन 6 बजे उठ गए, एकदम उठ के, "अच्छा, सर सर बताइए", एकदम तो मजा आ गया उसे सुन के। मतलब हमारे अंदर इतनी ऊर्जा और एनर्जी होना चाहिए। देखो इनका एग्जाम खत्म हो गया है, ये टॉप किए हैं प्रमोशन एग्जाम में, ऑफिसर बन गए हैं, फिर भी अभी रात के 12 बजने वाले हैं और ये एकदम ऑफ द स्क्रीन सुन रहे थे, सीख रहे थे। तो सबसे पहले विनायक पॉल जी से ही पूछेंगे, विनायक जी आज के पूरे सेशन में से क्या एक चीज नया सीख पाए? मुझे सर वो वाला मतलब नया लगा सर, वो जो हमारे मतलब बैंक का जो मतलब पॉलिसी बनाने का आपने बोला ना सर, कि रिजर्व बैंक ने वो दिया है कि आप बैंक में मतलब बैंक लेवल में आप पॉलिसी बना लो, वो अच्छा लगा सर, नया लगा मुझे। हाँ, आपने उससे देखा होगा, पहले तो अभी मुझे मैंने पता था कि एक ग्रामीण बैंक के लिए मैं चेक कलेक्शन पॉलिसी पढ़ाया था, उसमें मैं ये जिक्र किया गया बोर्ड का, मैं बताया हूं कि अगर 1 करोड़, अभी आपको लिंक भी भेजा था सुबह शायद, है ना? हाँ सर। नहीं, ओके। मतलब सर उससे पहले पता था सर कि मतलब रिजर्व बैंक का एनआईए का ही मतलब वो था, लेकिन आज मुझे मतलब समझ में आया कि वो बैंक का होता है। हाँ, अर्लियर अर्लियर इट वाज द गाइडलाइन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गाइडलाइन था, लेकिन बाद में उसको रिलैक्स कर दिया आरबीआई ने कि ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल पॉलिसी के लिए जाए, ये चेंजेस है। ठीक है, पहले वो था, ठीक है सर, ठीक। मैंडेटरी था। ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे हम इधर वसीम जी, क्या अच्छा सीखने मिला आपको? एक एक चीज पूरे सेशन में, एक चीज क्या सीखने मिला? सर एक ये वाला मुझे बहुत सही लगा, इफ पेमेंट पे इज इंस्टॉलमेंट, तो उसका जो भुगतान किया जाएगा कोड द्वारा उपलब्ध रिसीवर के द्वारा किया हाँ, ये बहुत बढ़िया, मैं इसको, ये बढ़िया, इसके लिए ताली बजा दीजिए। क्या है, जब भी इंसॉल्वेंट के केस में आता ना, तो 1000 मेरे साथियों में से ना 900 साथी गड़बड़ी कर देते हैं, उसको ना किसी को पेमेंट नहीं देते, स्टॉप पेमेंट कर देते हैं। इंसॉल्वेंट के केस में पेमेंट देना है, कोर्ट द्वारा जारी नियुक्त किए गए रिसीवर को, या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर को पेमेंट जाएगा, भले ही वो पेमेंट पेई के नाम से क्यों ना हो, क्योंकि पेई इंसॉल्वेंट है। पेई है। इंसॉल्वेंट हो सर गया एक तो। क्वेश्चन और था मेरा। हम्म। हेलो हम्म। सर, जैसे किसी चेक को हम लगा रहे हैं, उसमें लिमिट एक्सीड आ जाता है ना हाँ, किसी पार्टी के खाते में, तो क्या उसे लगाना चाहिए? नहीं क्या लगाना चाहिए, नहीं लगा सकता ना, आप थोड़े ना लगा नहीं। रहे हैं। भाई देखिए, हाँ। पेई ला के देता है, पेई जो भुगतान पाने वाला है वो आपके पास लाता है, आप एज ए कलेक्टिंग बैंकर हैं, आप कैसे कर सकते हो? आप तो, आपको लगाना ही पड़ेगा, बाउंस करके उसको रिटर्न देना ही पड़ेगा। आप नहीं लगाओगे आप लायबल हो जाओगे, आप, आपको राइट। सेवाओं में कमी की वजह से आपको लायबल बना देगा। देखिए, चेक लेके आया पेई, भले ही वो हमारे बैंक का ही क्यों ना हो, सपोज हमारी बैंक का चेक है, हम हमको वो चेक ला के दिया कि भाई ये लो मैनेजर साहब, ये चेक जमा कर दीजिए और इसको कलेक्शन दीजिए। अब हमें उसे थोड़ी ना बताना है अभी कि चेक में राशि नहीं है तो ले जा, कल करना। हम तो एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद हम उसको देखेंगे और बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको रिटर्न मेमो लगा के दे देंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, जगवीर जी कुछ बोलना पसंद करेंगे? हाँ, आप माइक माइक ऑन कर लीजिए, माइक। हाँ, अब जी आए। सर। हाँ जी कोई एक नमस्ते चीज सर। अच्छी लगी सीखने में?
हाँ, जो लास्ट वाला स्लाइड है सर वो अच्छा, जो वापस लिख के नोट देते हैं ना चेक वापस करने के टाइम। रिटर्न मेमो देना है ना। हाँ, रिटर्न मेमो मैंने आज देखा पहली बार, क्योंकि बहुत हाँ सारे लोग आते हैं, मैं तो गार्ड में हूँ लेकिन हम वापस करते हैं, देखता हूँ मैं उन्हें, मैंने कि पता नहीं क्या लिखा है इसमें, तो पढ़ के बताता हूँ मैंने कि ये चीज़ है, लेकिन आज सही से समझ में आ सर। हाँ, अब इनकी बता बात पाएंगे और ध्यानपूर्वक डिफाइन सुनिए, कर ये पाएंगे। जगवीर की जगह है ना शंकर जी। अगर आपने रिटर्न मेमो में सही तरीके से नहीं दिया तो कोर्ट आपको भी लायबल बना सकता है या आपको भी सुना सकता है। तो कोर्ट ना देखता है कि आप क्या उसको सही तरीके से क्लियर रिटर्न मेमो में लिख के दिए हैं कि नहीं दिए हैं, वो भी देखना होता है। ठीक है। हाँ दूसरी शंकर बात, जी। माइनर का साहब आपका स्लाइड देखा था, तो हम्म। वो उसमें बेहतर था कि जो माइनर होता है वो लाइबल नहीं होता, आपके नफे में वो भागीदार होता है और नुकसान में नहीं, क्योंकि वो उस पर केस नहीं हो सकता ना साहब। वो भी हाँ था इसमें आज कवर, तो वो भी अच्छा लगा सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर के केस में कि माइनर सभी को लायबल बना देता है और खुद जो है लायबल नहीं होता है ना। उसको छोड़ के बस सबको लायबल बना देता है। और ये जो है हायर लेवल में भी सवाल 2 to 3 में सवाल आता है, वो 0 to 1 में भी। हाँ अब हम शंकर जी बताएंगे। शंकर जी एक बता दीजिए, फिर उसके बाद राजू नयन है, फिर हम सर की बात करेंगे, फिर बंद कर देंगे। सर सर ये भी पहली बार सुनने में आया है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, 5 लाख से ऊपर वाला चेक, इससे पहले सुना नहीं सर। अच्छा, ठीक बात है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में ज्यादातर लोग ये सुने हुए हैं कि 50,000 से ऊपर पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लगेगा। बराबर है, क्योंकि साल भर यही चला, सवाल आया 50,000 से ऊपर में टिक लगाए, जीत गए, सफल हो गए। लेकिन अभी जो है इस फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने मैंडेटरी वर्ड यूज किया, 5 लाख के ऊपर मैंडेटरी। तो वो सीखने मिला, 50,000 से ऊपर पॉजिटिव में मैकेनिज्म लागू होता है, 5 लाख से ऊपर मैंडेटरी है, और 5 लाख से नीचे एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। बराबर। हाँ राजू नयन जी, एक कोई बात अच्छी लगी? सर कहें तो सर सारी चीजें, एक एक टॉपिक आज की अच्छी लगी सर। और मैं तो ये कह रहा था कि मैं 2-3 पॉइंट अभी कहा गया ना सर, कि जो जिसे लास्ट में बोलना होता है ना, तो कभी कभी बहुत चीज निकल जाती है उसके पहले। अभी जैसे मैं माइनर वाला सोच के रखा था, ये मुझे अच्छा था, तो ये एक साथी ने बोल दिया, इंस्टॉलमेंट वाला बता दिया लोगों ने, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म वाला बता दिया। तो अब बात करें सर, कि आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई सर आज के इस सेशन में, कि अगर पेई कंपनी हो और चेक अगर बेरर भी हो तो कैश में भुगतान नहीं होगा सर, वो जब भी होगा तो अकाउंट पे ही होगा। हाँ, ये अच्छी बात है। अगर बियरर भी हो और ऑर्डर भी हो तो वो कैश में भुगतान नहीं होगा, वो अकाउंट भुगतान होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, थर्ड पार्टी कलेक्शन नहीं होगा। थर्ड पार्टी। बिल्कुल सर। थर्ड पार्टी कलेक्शन। चलिए, अब हमारे एक नए साथी आज जुड़े हुए हैं, आज उनका पहला सेशन है, ऋचा कुमारी जी। तो राजू नयन जी, थोड़ा कम शब्दों में उनका स्वागत कर दीजिए। ऋचा कुमारी जी जुड़े हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, उनका स्वागत कर दीजिए और उनको शुभकामनाएं दे दीजिए कि अभी उनके आने वाले प्रमोशन एग्जाम में वो सफल होंगे। ऋचा जी, आप किस बैंक से हैं? सर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए, आज आप हमारे नमस्ते करिए। सेशन को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इस पूरे क्लास की तरफ से, चूंकि मुझे अधिकृत किया गया है आपके स्वागत के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमेशा आप हमारे साथ क्लास में जुड़िए और अच्छी अच्छी जानकारी को इकट्ठा करके अपने बैंकिंग जीवन में उतारिए। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। और नमस्ते सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास था, मुझे क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी। बहुत सारी चीजें जो हमें पता थी बट चीजें उतनी क्लियर नहीं थी, क्लियरिटी नहीं थी, वो क्लियर हुई। और मुझे एक चीज जो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, मुझे हमेशा कंफ्यूजन था, ये डेथ ऑफ ड्रॉर ऑफ द चेक, जिस जो किस केस में पेमेंट करते हैं उसके डेथ के पहले, डेथ के बाद, वो मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा चीज पॉइंट है याद दिलाया। ये वाकई में बहुत कंफ्यूजन रहता है हमारे साथियों को। इंडिविजुअल के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, एचयूएफ के केस में, अगर ड्रायर की मौत हो गई, ड्रायर की डेथ हो गई, तो चेक कोई पेमेंट नहीं होगा, किसी भी पेई को पेमेंट नहीं होगा, चाहे वो पहले ही साइन किया न गया हो। लेकिन अगर एजेंट के द्वारा ऑपरेट किया गया है, अकाउंट होल्डर जिंदा है, एजेंट की मृत्यु हो गई, तो वो चेक पास होंगे, बशर्ते मृत्यु के दिनांक से पहले के चेक साइन किए गए होंगे, पास होंगे।
ठीक कंपनी के केस में भी है, अगर डायरेक्टर ने साइन किया है, डायरेक्टर की मौत हो गई तो भी चेक पेमेंट होंगे, बशर्ते चेक में पड़ी हुई तारीख डायरेक्टर की मौत के पहले पड़ी हो। मतलब जिंदा रहते साइन किया होगा, उद्देश्य यही है, जिस समय डेट पड़ी है उस समय जिंदा होनी चाहिए। मान लीजिए पॉलिसी में ये भी कहा गया है शंकर जी कि 10 तारीख को मृत्यु हुई 12 बजे, लेकिन चेक में 10 तारीख पड़ा है तो उसका चेक पास नहीं होगा, डेट को देखा जाता है, समय को नहीं। बराबर है। चलिए अब थोड़ा विनायक पाल जी से हम पूछते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, फिर इस सेशन की समाप्ति करते हैं। यस विनायक जी। हाँ सर, अच्छा लगा तो वो बोल दिया। एक्चुअली मैं हाथ दिखा रहा था क्योंकि मैं बोलना चाह रहा था सब साथियों को कि अगरतला में मतलब हमारा विनम्र मतलब निमंत्रण है कि जनवरी में एक डेट फिक्स होगा, तो हर हर किसी को आना है। और बाकी जो मतलब व्यवस्था है वो हम लोग करके रखेंगे। हमारा यहाँ का जो मतलब हमारे जो साथी हैं यहाँ का, वो हम सब करके रखेंगे। आप सबको निमंत्रण है कि आ जाइएगा। वाह, ये हुई ना। तो बहुत 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 धन्यवाद विनायक जी। जनवरी में हम लोग रहेंगे अगरतला में, और 9 अभी दिसंबर में रहेंगे देहरादून में। तो देहरादून में तो कुछ साथी आ रहे हैं हमारे साथ, और देहरादून के भी साथी हैं। अगरतला में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के साथी रहेंगे, और जो साथी आना चाहेंगे उनका स्वागत है। बाकी विनायक तो ने खुला आमंत्रण दिया है, इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, जगह और सभी मिलेगा। हाँ जी। तो आप सभी साथी विनायक जी का अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले कितना दिन हुआ है विनायक, अभी दिवाली से ठीक पहले। हाँ सर, दिवाली जिस दिन था उससे 1-2 दिन पहले सर। हाँ, दिवाली के 2 दिन पहले इनके बैंक का रिजल्ट आया। बहुत कम सीटें थी, ओनली 16 सीट था, लेकिन ये विनायक पाल जी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 टॉप रैंकिंग में 1 लाया। और इनका रिटर्न इंटरव्यू और सब टाइट सिचुएशन में इन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन सबसे पहला नंबर लाया, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। और लोग इन मतलब एक सीट के लिए 10 लोगों को पार करने वाली बात थी, कंपटीशन बहुत टफ था। इन्होंने सभी परफॉर्मेंस जो है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा किया। इसको अगर 30 सेकंड में आप अपनी सफलता का राज बताना चाहेंगे तो बता दीजिए विनायक जी, फिर सेशन बंद करें। सर एक ही चीज है सर, आपका वीडियो और आपका लाइव लेक्चर, और दूसरा है सर नोट्स बनाने पड़ेगा सर। वही 3 चीज है, वो 3 चीज हो गया तो मतलब सब हो गया। 2 चीज और मैं ऐड कर देता हूँ। इन्होंने बोला लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आपके अंदर की जो सारी जो कोशिकाएं हैं वो सही तरीके से एक्ट करती हैं। जैसे रोटी बनाना है तो तवा गरम रहता है तभी रोटी बनता है ना, भट्टी जल रहा है, तो यहाँ पर ये भट्टी है, मैं भट्टी का काम करता हूँ, तवा गरम रहता है, उसमें आप हो तो आप जो है रोटी बन गए, मतलब फिनिश गुड बन गए। और अगर ठंडा तवा है तो डालो वहां पर, वहां बिठाओ, राजू ने इनको शंकर जी को बिठाओ, तो भी रोटी नहीं बनेगा। एक बात। 2 चीज और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने बोला वीडियो लेक्चर, दूसरा आपका लाइव सेशन, और तीसरा है नोट्स बनाना। तो उसको पंचसूत्र में इस तरह से बता देता हूँ: पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है, पंचसूत्र का पालन करिए, सफल हो जाएंगे। पढ़ना मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं लाइव, पढ़ने के और भी तरीके हो सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर ज्यादातर लोग पसंद करते हैं एज ए बैंकर, क्योंकि बैंक से आने के बाद एनर्जी थोड़ी कम रहती है, तो ऐसे देखने में ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, सीख जाते हैं। तो पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। हाँ, एक बार बता दीजिए पहला सूत्र क्या है विनायक पाल जी? पढ़ना। दूसरा सूत्र बताओ वसीम अहमद जी। लिखना। लिखना। हाँ, तीसरा सूत्र बताओ जगवीर। अभ्यास करना। समझना। समझना, समझना। चौथा सूत्र क्या है? हेलो शंकर जी। अभ्यास करना। हाँ, तो पांचवा सूत्र बताओ। दोहराना, अभ्यास दोहराना। करना, दोहराना। पढ़ना, लिखना, समझना, समझना, दोहराना, दोहराना और अभ्यास करना। अभ्यास आखिर में करना। अभ्यास करना होता है। ठीक है, पढ़ना अभी तो कई चीजें समझ भी नहीं आई होगी, फिर भी आपने हाँ 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 कर दिया, लेकिन अब जब दोबारा देखोगे तो समझोगे आप, है ना? सर और फिर उसके सेक्शन बाद 89, सर सेक्शन 89, हाँ सेक्शन 131 हाँ, और सेक्शन 85, ये तो सर पिछले 6 महीने से आ रहे हैं, आज भी रिपीट हो गया ये। रिपीट हो गया ना।
सेक्शन इसमें भी रिपीट हो 131 गया। प्रोटेक्शन फॉर द हाँ जी। कलेक्टिंग बैंकर्स, सेक्शन Yes, sir. 89 प्रोटेक्शन फॉर द पेइंग बैंकर। अगर नंगी आंखों से उसमें प्रिंट्स नहीं दिखता है मटेरियल अल्ट्रेशन तो, और सेक्शन 85 ए जो है डीडी के केस में जो है। लेकिन सर आज एक नया बताया आपने, सेक्शन 65। हाँ, सेक्शन 65 बताया ना नया, ये है ना। हाँ, ये भी आया था कहाँ? और क्या होता है कि जो सेक्शन जो होते हैं सारे सेक्शंस तो पूछता नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन बैंकिंग हवर्स पे लागू होता है सर, बैंकिंग हवर्स पे लागू होता है हाँ वो तो सेक्शन बैंकिंग आवर्स 65। पे लागू होगा, लेकिन जो सेक्शन जो हाँ। ज्यादातर पूछा जाता है वो प्रोटेक्शन वाले ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। यस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सर अपने जीवन को अद्भुत तरीके विनायक जी के लिए सर मैं बहुत दिन से सर आपसे क्वेश्चन कर रहा था व्हाट्सएप में सर, उनका सर रिजल्ट के बारे में अपडेट बताइए सर, अपडेट बताइए। आज पता चला सर, आज आपने बताया, है ना। और आज जो है मुझे बहुत खुशी हुआ सर कि इनका सिलेक्शन हुआ और अपने पूरे बैंक में इन्होंने टॉप किया है ना। बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप चलिए, आ आपका जाइएगा बहुत अगरतला। जरूर। अरे आप इतने दिल से बुला रहे हैं, सहृदय प्रेम से बुला रहे हैं, जरूर आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे, ठीक है। सारे लोग तो आएंगे। अभी एक काम करते हैं, मैं आपको 5 मिनट के अंदर एक टेस्ट दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एक टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट को करके ही सोइएगा। वो टेस्ट में रहेंगे 25 क्वेश्चन, आपको लगाने हैं 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। टाइमर लगा नहीं होगा, आपको सेल्फ टाइमर लगाना है। 12 मिनट में लगा के सबमिट करके अपना रिजल्ट देख के सो जाइएगा। और उसमें 2 चीजें सीखने होती है, जितना सही हुआ है वो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जितना गलत हुआ वो आपका ज्ञान बढ़ाएगा, क्योंकि आप उसको जान जाओगे सही क्या है उसका। ठीक। और जहां डाउट होगा वो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट सेशन में क्लियर सर करूँगा। एक चीज और पूछना चाह रहा था सर, कि सर वो जो आप टेस्ट भेजते हैं ना सर, मॉक टेस्ट, उसमें सर आंसर वो नहीं आता है सर। अगर गलत हुआ तो उसका सही आंसर क्या है वो नहीं दिखता है सर। मोबाइल ऐप का जो टेस्ट भेजता हूँ उसमें नहीं बताएगा, आपको ऐप में जाके करना होगा। लेकिन अगर मैं जो गूगल वाला लिंक भेजता हूँ उसमें आंसर बताता है, जो मोबाइल में उसमें भेजता दिखाता हूँ है सर, सर उसमें दिखाता है, गूगल वाला दिखाता है। सर एक मिनट। आईफोन में तो वो खुलता ही नहीं है सर। हाँ, आप अलग से बात करिएगा। आईफोन में ओपन करा देंगे। ये कौन सा फोन है? इसमें आईफोन ओपन है होता है सर। सब, ठीक है। अब सब सर सिखा मेरे देंगे। वाले में होता नहीं, मैंने सर आपको तो सर इसका लिख के भी सीधा भेजा हूँ सीधा WhatsApp। सॉल्यूशन है सर, कि आईफोन वाले बाबा फोन ही क्यों नहीं चेंज कर लेते सर। हाँ वही था, वही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अरे चलिए, अरे ठीक अरे है, अरे तो आप अलग से थोड़ा बात करिएगा, मैं उसको ठीक करा दूंगा। और आप जो कह रहे हैं, जो प्री टेस्ट की बात कह रहा है राजू ने, वो मैं फ्री टेस्ट देता हूँ। वो ऐसे लोगों के लिए भी देता हूँ यस जो सर। हमारे मेंबर नहीं हैं, तो ताकि वो भी प्रोत्साहित हों। तो जो ऑलरेडी ऐप में करेंगे उनको आंसर दिखेगा, और जो सिर्फ प्री टेस्ट में करेंगे तो आंसर वहां पर नहीं दिखेगा। और वैसे भी अभी इतनी सारी आपने पढ़ाई कर दी, आपको सारा आंसर दिख रहा होगा, नहीं तो मुझे याद कर लीजिएगा। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी सफलता के लिए कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। कल एक